हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। चलिए, हेलो 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 हेलो, कैसे हो? आ टीवी ऑन कर लेता हूँ, टीवी खरीद कर लाया हूँ नया। Smart Hub, 2 items home. ठीक है, चुप रहे। Channel scan, no channel, cancel, button. Smart Hub, 2 items home. Live TV terrestrial. 9 PC. HDMI 2 PC. ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो आम जिंदगी में माना जाता है कि सबसे टफ है। लेकिन बेसिकली फिर से मैं इस चैप्टर का सीक्वेंस बना के आपको एक बार दिखाऊंगा कि ये चैप्टर वास्तविकता में बहुत आसान है। अगर आप इस चैप्टर को चैप्टर ना समझेंगे, 3-4 टॉपिक का कॉम्बिनेशन समझेंगे और ये समझेंगे नीट में सवाल कहां से आता है, तो आपको ये चैप्टर सच में बहुत आसान लगेगा। अब इसको पूरे चैप्टर की तरह मानिए ही नहीं, ठीक है? तो आइए आज हम लोग शुरू करेंगे रोटेशनल मोशन। एंड रोटेशनल मोशन का एक लेक्चर नंबर है 1। इस पहले लेक्चर में जो आज हम चर्चा करेंगे बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं रोटेशनल मोशन का आपको एक फ्लो बना के देता हूं, रोटेशनल मोशन का एक फ्लो बना के देता हूं कि आपको इसको रोटेशनल मोशन चैप्टर मानना ही नहीं। ये रोटेशनल मोशन है ही नहीं। सबसे पहली बात समझिएगा, ये रोटेशनल मोशन है ही नहीं। तो क्या है? तो पहला एक टॉपिक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत आसान है। जैसा आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था किसी एक पॉइंट के अबाउट, उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस के अबाउट निकालते हो, बहुत आसान होता है। सर ये समझ लेंगे, बस ये समझ लीजिए। एक सवाल यहां से आता है, बस कोई दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। रोटेशनल मोशन आए, ये क्या है? रोटेशनल मोशन क्या है? हमको क्या पता रोटेशनल मोशन क्या है? रोटेशनल मोशन हम जानते ही नहीं, हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा बस, हाँ, हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद सेकेंड नंबर पे टॉर्क। टॉर्क की कैलकुलेशन करेंगे। टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ। तो हमको सिर्फ आर क्रॉस एफ निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट से, बस इसका एक और फील आ जाए हम निकाल लेंगे। तीसरा प्योर रोटेशनल मोशन, फिर से मैं बोलूंगा नॉट प्योर रोटेशनल मोशन। जैसे एफ बराबर एम ए होता है, सिमिलरली बड़ा सिंपल सा टॉर्क बराबर आई अल्फा। बस टॉर्क बराबर आई अल्फा, इतना सिंपल टॉपिक है, बोल लो। लेकिन इससे भारी भरकम टॉपिक के नाम में नहीं जाते हैं, सिर्फ इसका मतलब है टॉर्क बराबर आई अल्फा। मतलब अगर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया और अगर ने बोला कि भाई अब मुझे रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ना है, तो नहीं पढ़िए, कोई बात नहीं। ये पार्ट वाइज होता है। जैसे पहले बीएससी होता था तो आपको 3 साल करना पड़ता था, तभी आपका बीएससी कंप्लीट होगा। तो यहां पे पूरा चैप्टर आपको अगर करना है तो ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तभी पूरा चैप्टर होगा। स्टेप मार्किंग समझते हो? स्टेप मार्किंग, स्टेप मार्किंग समझते हो? वही स्टेप मार्किंग है कि सबसे पहले अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया तो आपको चैप्टर में 2 नंबर मिल गया, बस खत्म। हमको 2 नंबर लेके एग्जिट करना है। यू कैन एग्जिट एट एनी टाइम, यू कैन एग्जिट एट एनी टाइम। हां, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तुमको लग रहा है नहीं सर 2 नंबर का आउट कर लेते हैं, टॉर्क करना है उसके बाद भाग जाएंगे, कर लीजिए। इसमें कोई रिलेशन नहीं, डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, कोई पीछे का जरूरत नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। सर ये कर ले बस, तो हाँ कर लीजिए, इंडिपेंडेंट है।
बहुत बढ़िया हो रहा है चैप्टर तो। हाँ, टॉर्क और आई अल्फा, थोड़ा टॉर्क आना चाहिए तब आप ये कर सकते हैं। आपको लगेगा कि नहीं मुझे यही 2 टॉपिक करना, करके निकल लीजिए, तीसरा नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर ये भी करना चाहते हैं तो 4 कर लीजिए, उसके बाद भाग जाइए, कोई दिक्कत नहीं। एनी टाइम यू कैन एग्जिट, यू विल हैव योर क्रेडिट, यू विल हैव योर क्रेडिट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब है बेटा यहां पे रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन सिलेबस में है, थोड़ा सा पढ़ना है। कहां तक पढ़ना है मैं रोक दूंगा। रोलिंग मोशन बहुत आसान है, मतलब इसको प्योर रोलिंग मोशन नाम हटा दिया था सिलेबस से, नहीं तो मैं तो आपको इसमें जितने सवाल होते हैं उसमें 99% सवाल में मैं आपको बिना कलम चलाए आंसर निकालना सिखा देता हूं। मतलब आप कलम छोड़ो, आप तो देख के आंसर टिक कर दोगे। इसका एक कुछ कंसेप्ट होता है, इसका मैंने एक बीटा बनाया हुआ है, उस तरीके से मैं आपको रिलेट करके दिखा दूंगा। बीटा बनाया हुआ है, इसमें मैंने एक बीटा बनाया हुआ, उससे रिलेट करके दिखा दूंगा। 100% क्वेश्चन विदाउट सॉल्यूशन, क्वेश्चन विदाउट सॉल्यूशन, विदाउट सॉल्यूशन। ये बहुत आसान है सर। रोलिंग मोशन हो गया। उसके बाद 5वां टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बहुत हेवी है। और छठा थोड़ा सा कह सकते हो टॉपलिंग, थोड़ा अलग ही, टॉपलिंग थोड़ा अलग है 6 नंबर पे। ये है चैप्टर का फ्लो, और मैं आपको ऐसे ही सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अच्छा, इस चैप्टर की खूबसूरती भी है, इसको आधा पढ़ के आप छोड़ सकते हैं, आधा पढ़ के छोड़ सकते हैं, किसी भी इंस्टेंट पे आपको आधा पढ़ के छोड़ सकते हैं। अच्छा, इसमें चैप्टर की एक खूबसूरती और है कि आपको लगता है कि सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, बाकी चीजें में पढ़ना ही नहीं, तो पढ़ के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे एक सवाल आता है, टॉर्क से एक सवाल आता है, इससे एक सवाल आता है। तो ये वेटेज बहुत भारी है, इससे 3 सवाल की प्रोबेबिलिटी बनती है, और 1 सवाल की प्रोबेबिलिटी बेटा एंगुलर ऑफ मोमेंटम से। अगर मैं वेटेज वाइज बताऊं तो इससे 1 सवाल, इससे 1 सवाल, इससे 1 सवाल और इससे 1 सवाल, 4 सवाल, 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। मोटा मोटा यही से सवाल पूछते हैं। रोलिंग मोशन का वेटेज थोड़ा कम हो गया, लेकिन ये पढ़ना है सिलेबस में, रीजन कारण सब बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा तब। टॉपलिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और सारा कुछ एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। थोड़ा बहुत ये डिपेंड करता है टॉर्क पे, और ये डिपेंड करता है एंगुलर मोमेंटम पे, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह पे। ये कहानी, ये डिपेंड करता है थोड़ा रोटेशनल मोशन पे, तो यही डिपेंडेंट है, इसलिए सबसे लास्ट में इसको पढ़ेंगे। ये है चैप्टर का फ्लो। बोलो रोटेशनल मोशन आए कौन? मेड इजी। चलिए, मैंने हर जगह से मेड इजी हटवा दिया है, अब कभी मेड इजी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। यस, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेड इजी छापने के लिए पेपर नहीं है, सभी जगह से मैंने मेड इजी हटवा दिया है। अब दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेड इजी अब आपको नहीं मिल पाएगी। जिनको मिल गया उनको मिल गया, अब नहीं मिल पाएगा मेड इजी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हटवा दिया, बोला कि नहीं तो आप खुद से नोट्स बनाओ, खुद पढ़ो, कोई मेड इजी नहीं, कोई नहीं। पहले से इतने दिन से कह रहे तो मेड इजी तो लिया क्यों नहीं? अब नहीं मिलेगा कभी भी मेड इजी, मार्केट से गायब करवा दिया उसको, अब मिलेगा ही नहीं। देख लेना, कहीं से भी ढूंढ लो, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, दिया लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। चलो बेटा काम की बात करते हैं, काम की बात करते हैं। बेटा रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एक चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट टॉपिक का कॉम्बिनेशन है। मतलब कि बहुत हिम्मत करके मैं बात बोल रहा हूं, आपके दिमाग में अगर ये बात समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में आग लगा के बता दीजिए कि ठीक है सर बुझा गया। और इसको सिर्फ कंप्लीट कर लीजिए ना आप। रोटेशनल मोशन पढ़ते समय ना आप दिमाग में डालते मैं रोटेशन पढ़ने जा रहा हूं, जो बहुत मुश्किल होता है, उसको हटाइए। हम सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, हम सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें बात ही नहीं करना कुछ। हम सिर्फ टॉर्क बराबर आई अल्फा के कैलकुलेशन की बात करेंगे, हमें कुछ बात ही नहीं करना, हमें कुछ बात ही नहीं करना। समझ में आया? थोड़ा समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? चलो, ये सवाल था, द बॉल स्टिक टू द ब्लॉक सी, बॉल स्टिक टू द ब्लॉक सी, स्टिक मतलब चिपक गया। तो इन दोनों का कैलकुलेशन जब आपने देखा था, इन दोनों का कोलिजन जब आपने देखा था, तो फाइनल डायग्राम क्या बना था? बॉल और ब्लॉक दोनों मास चिपक के, और एम वी नॉट और एम जीरो बराबर 2m v डैश, तो इसकी वेलोसिटी आ गई थी v नॉट बाई 2। क्या यहां तक आपको समझ में आ गया था बेटा?
क्या यहां तक समझ में आ गया था? हाँ सर, यहां तक आ गया था। अब ये 2m मास का ऑब्जेक्ट इस स्प्रिंग के साथ, इस m मास के ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है। अब जैसे ही जाके इससे टकराएगा, ये रेस्ट में है, और ये जाके इससे टकराएगा, तो यहां पे हो रहा है इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन सेम मास का है क्या? हाँ देखो, इसका भी मास 2m, देखो 2m और ये भी 2m, तो 2m मास सेम है। तो मास सेम होने की वजह से वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेगा। तो ये 2m मास का ऑब्जेक्ट v0/2 वेलोसिटी से आगे चलेगा, और ये जो आपका स्प्रिंग है उससे m मास का ऑब्जेक्ट है कनेक्टेड, ये रेस्ट में। अब यहां से आगे आपको समझना है, यहां से आगे आपको समझना है, ये तो रुक जाएगा और अपनी पूरी वेलोसिटी इसको दे। इसके आगे समझिए बेटा, देखिए किसी भी इंस्टेंट पे इसको 2m को मैंने v0/2 वेलोसिटी दी, ये इसको कंप्रेस करेगा। जैसे बेटा ये कंप्रेस होगा, थोड़ी देर में कंप्रेस होगा, तो कंप्रेशन के बाद स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा? सर बाहर की तरफ। कंप्रेशन के बाद स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा? बाहर की तरफ। कोई भी चीज कंप्रेस हो जाए तो कहां लगाता है फोर्स? बाहर की तरफ इलोंगेट होने के लिए। इस स्प्रिंग फोर्स की वजह से इसकी स्पीड क्या होगी? तो जो भी होगी इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, और इसकी स्पीड क्या होगी? सर इसकी स्पीड जो है वो घटेगी। क्यों? क्योंकि ये आगे चलेगा इस फोर्स की तरफ, और ये आगे जा रहा था, फोर्स पीछे लगा, तो इसकी स्पीड घटेगी। इसकी बढ़ते बढ़ते और इसके घटते घटते कभी ना कभी सेम आएगा। हाँ सर। अच्छा सर, इसकी स्पीड कम है और ये ज्यादा है तो कंप्रेस होगा। जब तक स्पीड इसकी ज्यादा रहेगी, इसकी कम रहेगी, तब तक स्प्रिंग कंप्रेस होगा। क्यों? ये कम चलेगा, ये ज्यादा चलेगा। लेकिन एक मोमेंट आएगा जब दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी। व्हेन वेलोसिटी ऑफ 2m and m becomes equal, then compression will stop. तो आपका कंप्रेशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो आपका कंप्रेशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तभी कंप्रेशन रुकेगा, और जैसे ही कंप्रेशन रुकेगा तो कॉमन वेलोसिटी निकाल लीजिए, दोनों की कॉमन वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो देखो स्प्रिंग फोर्स तो इंटरनल है, एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लगा नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व करिए। 2m v0/2 m into 0, देखिए 2m into v0/2 प्लस 0 बराबर 3m into v कॉमन। m से m कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो vc बराबर आ गया v0/3 आ रहा है। ओहो, क्या आ रहा है? v0/3 आ रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट पे कंप्रेस होते होते मान लो x कंप्रेशन हुआ, उसके बाद इन दोनों की वेलोसिटी v0/3 और v0/3 हो गई। ठीक है, अब आप COMe कंजर्व कर दो, COMe लगा दो। COMe कहता है काइनेटिक प्लस इनिशियल की वैल्यू बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की फाइनल वैल्यू। इनिशियल फाइनल कहां का? इसमें, स्प्रिंग में। ये इनिशियल कंडीशन है, ये COMe का इनिशियल कंडीशन है। अभी बताओ इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ 2m v0/2 का होल स्क्वायर। इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ नहीं अभी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे बेटा? हाफ 2m v0/2, हाफ 2m v0/2 का होल स्क्वायर। दूसरा रेस्ट में था, पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं थी। बाद में हाफ 2m और m दोनों सेम वेलोसिटी चल रहा है, तो 2m इंटू m 3m इंटू v0/3 का होल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग भी कंप्रेस हो चुका है। यहां से सॉल्व करके आप आराम से k निकाल लेंगे। कितने लोगों ने घर पे ये किया था? कितने लोगों ने ये घर पे किया था? कितने लोगों ने ये घर पे किया था? कितने लोगों ने ये घर पे किया था? बस यहां से आपको k कैलकुलेट करना है, हाफ 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 से कैंसिल हो जाएगा, ये k कैलकुलेट कर लीजिए, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप सिर्फ ये देख रहे होगे कि मास्टर क्या कर रहा है, तो फिर आपका भरवाफ नहीं होगा। आपको घर से करके आना था और बस मैंने जो लिखा उसको मिलाना था। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो घर पे कुछ नहीं किया होगा, अपनी मनहूस शकल उठा के यहां पे ले आए होंगे, तो आपका कुछ नहीं होगा बेटा, आपका कुछ नहीं हो सकता। चलिए यहां देखिए, अ बॉल विथ स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विथ अनदर आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट। बॉल विथ स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड, बॉल विथ स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विथ अनदर आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट। दूसरा आइडेंटिकल बॉल है जो कि कहां पे है? रेस्ट पे है, जो कि रेस्ट पे। A ball with speed 9 meter per second collide with another identical ball at rest. After collision, the direction of each ball makes an angle 30 degree with the original direction. Collision के बाद ओरिजिनल डायरेक्शन x में था, ये दोनों x से 30 डिग्री पर भागा है, दोनों x से 30 डिग्री पर भागा है, दोनों x से 30 डिग्री पर, दोनों ही with the original direction. Then ratio of velocity of the ball after collision is x and y. Then ratio of
बॉल आफ्टर कोलिजन इज एक्स एंड वाई, देन फाइंड एक्स इज। तो एक्स बताओ, इसकी वेलोसिटी बोला है कि एक की वेलोसिटी एक्स है और दूसरे की वेलोसिटी वाई है, तो एक्स और वाई कैलकुलेट करो। कोलिजन कैसा है? बॉल विथ स्पीड 9 मीटर पर सेकंड कोलाइड विथ अनदर आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट, अनदर कोलिजन, after the collision the direction of each ball makes an angle 30 degree with the original, the ratio of velocity of the ball after collision, a ball with a speed of 9 मीटर पर सेकंड कोलाइड। अरे यार एक बात बताओ, ये तो खेला कर दिया। मेडिसिन नहीं मिलेगा, सीरियसली नहीं मिलेगा। मैंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया मेडिसिन को लेकर के। मेडिसिन को लेकर के बहुत बड़ा डिसीजन लिया एक, वो अभी अभी मार्केट में 10 दिन तक अवेलेबल नहीं रहेगा, मैं आपको सच बता देता हूं। 10 दिन तक अवेलेबल नहीं रहेगा, तो कोई बात नहीं, 10 दिन गोता मार के बैठ जाओ, ठीक है? 10 दिन गोता मार के बैठ जाओ, नहीं मिलेगा, ठीक है? कहीं नहीं अवेलेबल मिलेगा। क्यों? सारी बातें आपको जाननी जरूरी तो नहीं है कि सारी बातें तुम जानोगे क्या? सारी बातें तुम जानोगे क्या? क्या इतना काफी नहीं कि बोल दिया 10 दिन तक नहीं मिलेगा, बात खत्म। चलो, और ये सवाल बहुत अच्छा है सर। सवाल बहुत अच्छा क्यों है? सवाल बहुत अच्छा क्यों है? सवाल बहुत अच्छा इसलिए है, सवाल बहुत अच्छा इसलिए है कि इसमें कोलिजन बताई नहीं यार। अब एक बात बताओ, कोलिजन नहीं बताया, हमको यह जरूर बताया कि इनिशियली ये 9 मीटर पर सेकंड चल रहा है, इसका मास सेम है और ये रेस्ट पर है। कोलिजन के बाद ये x 30 डिग्री पे इधर भागा, ये 30 डिग्री पे इधर भागा। हमें टाइप ऑफ कोलिजन नहीं बताया, तो सर हम सवाल करेंगे कैसे जब हमें टाइप ऑफ कोलिजन ही ना पता हो? तो टाइप ऑफ कोलिजन ना पता हो तो मोमेंटम तो कंजर्व कर ही सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस बराबर फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, ये तो कर ही सकते हैं। हाँ सर, कोई सा भी कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व तो कर ही सकते हैं। बताओ, इसका मोमेंटम वाई में 0, इसका मोमेंटम वाई में 0 बराबर इसका मोमेंटम वाई में m v1 sin 30 प्लस m v2 sin 30, यही तो लिखेंगे। हाँ सर, अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाओगे तो लिखोगे m v1 sin 30 बराबर माइनस m v2 sin 30। क्यों sin 30? तो इसका कंपोनेंट वर्टिकल तो sin 30 आएगा, इसका भी कंपोनेंट वर्टिकल sin 30 आएगा, तो सर sin 30 से sin 30 कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो क्या v1 बराबर माइनस v2 आया? हाँ, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट है। भाई मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगा ही सकते हैं। सर मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स में भी लगा देते हैं, एक्स में बोलो सर m इंटू 9, मोमेंटम इनिशियल एक्स एक्सिस में, मोमेंटम फाइनल एक्स एक्सिस में। तो इनिशियल मोमेंटम एक्स में बोलो m इंटू 9 प्लस 0 बराबर m v1 cos 30, और दूसरा भी m v1 cos 30 आएगा क्योंकि ये भी आगे है। देखो ये भी कहां है? आगे है, आगे है, और दोनों की वैल्यू बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, बस मैग्नीट्यूड बराबर है क्या? हाँ सर, मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों का। इसका मोमेंटम बोलो m v1 आगे, ये भी m v2 आगे, तो ये हो जाएगा 2m v1 cos 30। होगा कि नहीं होगा बताइए? हाँ सर, यहां से m से m कट जाएगा, 9 बराबर 2 v1 cos 30 होता है √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, v1 बराबर 9/√3, 9/√3 इज 3√3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3√3 आंसर आएगा। अब एक बात समझिए कि बिना टाइप ऑफ कोलिजन देखे ही भी, बिना टाइप ऑफ कोलिजन देखे भी क्या हमने आंसर निकाल लिया? हाँ, क्योंकि हमें मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन से काम चल गया। हमें ये इंफॉर्मेशन दे दी थी कि फाइनली दोनों 30-30 से ऊपर नीचे जा रहे। अब अगर आपको थोड़ा भी दिमाग हो, अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग हो, v2 माइनस होगा क्या? नहीं बेटा, ये माइनस डायरेक्शन बता रहा है, ये इक्वल एंड अपोजिट होगा। लेकिन जब आप यहां पे मोमेंटम लिखोगे तो m1 का मोमेंटम आगे आ रहा है। ओह सॉरी, अरे यार मैं नहीं लिखूंगा दोबारा, गलती भी होगा तो। क्या है? आ गया, m1 का, इस m का मोमेंटम आगे है m v1 cos 30, इसका भी मोमेंटम आगे m v2 cos 30, तो दोनों का मोमेंटम तो आगे ही ऐड हुआ है ना, दोनों का मोमेंटम तो आगे ही ऐड हुआ है ना, दोनों का मोमेंटम तो आगे ही है ना बेटा, इसलिए 3√3 आपका आंसर आ जाए, 3√3 आपका आंसर आ जाए। ठीक है, अब यहां पे एक चीज समझिएगा ध्यान से कि बिना टाइप ऑफ मोमेंटम कोलिजन पता किए हुए भी हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा, इसको ना आप देख के डायरेक्टली कर सकते थे, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्टली देख के भी सॉल्व कर सकते थे। सर देख के कैसे सॉल्व करेंगे? एक बात बताओ, इस सिस्टम को वाई में मोमेंटम क्या है?
सर जीरो। तो इसका भी वाई मोमेंटम जीरो होना चाहिए फाइनली। हाँ, सेम मास का ऑब्जेक्ट, ये भी 30 डिग्री ऊपर में गया, ये भी 30 डिग्री नीचे में गया, तो ये दोनों इक्वल मोमेंटम वर्टिकल में लेके जाएगा। हाँ, दोनों का मास सेम है तो दोनों का स्पीड वर्टिकल और वर्टिकली डाउनवर्ड सेम होना चाहिए। मतलब तो पता चल गया कि v1 और v2 की स्पीड सेम, v1 और v2 की स्पीड सेम। देखो देख के ही पता चल गया। अच्छा, स्पीड सेम है। इसका मोमेंटम आगे की तरफ कितना है, mv1 cos 30, इसका मोमेंटम आगे की तरफ कितना होगा, mv2 cos 30। दोनों का मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम और आगे की तरफ है। हाँ, तो दोनों का मोमेंटम नेट तो ऐड ही करेंगे ना भाई। तुम यहां अगर माइनस कर दोगे, दोनों कट के जीरो आ जाएगा, तो माइनस तो वैसे भी नहीं हो पाएगा यहां। अगर v1 और v2 को उल्टा पुट कर दोगे तो जीरो हो जाएगा। तो रेशियो वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर द कोलिजन x एंड y, वेयर x इज रेशियो वेलोसिटी ऑफ x एंड y इज, देन x इज 3√3 है। रेशियो वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर द कोलिजन इज, अरे वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी पूछ ली, निकाल लिया हमने v1 और v2 की वैल्यू 3√3 आ जाएगा। तो x1 x2 की वैल्यू 1:1 आएगा। अगर रेशियो पूछता तो, ये तो सिर्फ x पूछ रहा है ना, ये तो सिर्फ x पूछ रहा है। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स की, रोटेशनल मोशन। देखो बेटा, जैसे आप ट्रांसलेशनल स्टेट समझते थे, ट्रांसलेशनल स्टेट क्या होता है, ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा था स्टेट ऑफ मोशन। ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ मोशन दो तरह का स्टेट होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट जहां पे बॉडी रेस्ट में होती है, दूसरा होता है स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इस स्टेट में बना के रखने के लिए बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा होता है, जीरो। तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, when we apply external force, when we apply external force, when we apply external force, then there is change in state of the body, then there is change in state of body। जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके बॉडी के स्टेट में क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन बॉडी की प्रॉपर्टी होता है जो चेंज इन स्टेट को अपोज करता है। प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by which it oppose the cause of change in state, it oppose the cause of change in state, it oppose the cause of change in state, that is inertia। तो क्या इनर्सिया एक फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं सर, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी है, बॉडी की प्रॉपर्टी है। बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो अपने स्टेट में चेंज को अपोज करती है। वो चाहती है कि वो जिस स्टेट में है उस स्टेट में बना रहे। और इनर्सिया हम जानते हैं, ये हमने पढ़ा था, इनर्सिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास जितना ज्यादा होता है इनर्सिया उतना ज्यादा होता है। मोटा मोटा इनर्सिया दो तरह का होता है, इनर्सिया ऑफ रेस्ट और इनर्सिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इनर्सिया ऑफ रेस्ट और इनर्सिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ये पूरी बात हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ी है। सर इसका यहां क्या वास्ता है? कोई वास्ता नहीं है, बस यहां पे रास्ता है, यहां से रास्ता है, इसको समझ के आगे बढ़ेंगे। इसका कोई वास्ता नहीं, यहां से रास्ता है। हाँ देखिए, क्या ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ अ मोशन क्या कहता है कि ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ मोशन कहता है कि बॉडी दो तरह के स्टेट में होते हैं। एक स्टेट होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, जहां पे बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। और दूसरा स्टेट होता है स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जहां पे बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। when we apply external force, then there is change in a state of a body। जब तक बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे कोई स्टेट में चेंज नहीं होगा। जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे बॉडी के स्टेट में चेंज नहीं होगा। जब आप फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का स्टेट चेंज होगा। जब बॉडी का स्टेट चेंज होगा तो बॉडी की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो चेंज इन स्टेट को क्या करती है, अपोज। वो नहीं चाहती कि बॉडी का स्टेट चेंज हो, तो क्या करती है, उसको अपोज करती है। और अपोज करने की क्षमता उतना ही ज्यादा होता है जितना ज्यादा बेटा क्या हो, मास हो। सही बात है, बताइए क्या यह बात आपको समझ में आया? बात आपको समझ में आया? सर बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा लगा।
बहुत अच्छा लगा। उसी तरीके से बेटा एक होता है रोटेशनल स्टेट। आय हाय हाय हाय, रोटेशनल स्टेट, सर ये क्या होता है? रोटेशनल स्टेट तो नहीं सुना था। रोटेशनल स्टेट भी होता है बेटा, रोटेशनल स्टेट ऑफ बॉडी, रोटेशनल स्टेट ऑफ अ बॉडी। रोटेशनल स्टेट ऑफ अ बॉडी भी दो तरह का होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट, जहां पे बॉडी रेस्ट में होगी, वो रोटेट नहीं कर रही होगी, रेस्ट में होगी, और दूसरा होगा स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन। यूनिफॉर्म रोटेशन, यूनिफॉर्म रोटेशन का मतलब है ओमेगा कांस्टेंट। तो अगर कोई बॉडी, बहुत खूबसूरत तरीके से समझाने की कोशिश करी है मैंने यहां पे, मजा आ जाएगा आपको। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है मतलब उसका एंगुलर स्पीड क्या है? 0, और कहीं एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इन दोनों स्टेट में बॉडी को बना के रखने के लिए कि अगर कोई बॉडी घूम रही है ना, तो घूमते रहेगी, कोई एक्सटर्नल टॉर्क फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। नो एक्सटर्नल force torque is needed, torque is required to keep the body in rotational state, in the same rotational state, keep the body in the same rotational state। आप आज तक कहीं भी ये स्टेटमेंट नहीं पढ़े होंगे, नहीं सुने होंगे, लेकिन ये होता है, ये कंसेप्ट है। कहीं देखा है किताब में तो बता दे, ये लिखा हुआ है सर, हमने पढ़ा है, हम जानते हैं, हम देखे हैं, बता दे। कहीं भी देखा पढ़ा सुना होगा तो, कहीं भी देखा पढ़ा सुना होगा तो सर नहीं है, उसी से रिलेट करके ये बताया है। रोटेशनल स्टेट भी होता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगी, है ना, और कोई बॉडी ओमेगा से घूम रही है तो घूमते रहना चाहेगी। उसको घुमाते रहने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क की जरूरत नहीं पड़ती है। उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा होगा? अगर वो यूनिफॉर्म ओमेगा से घूम रहा है तो 0 लगेगा, सॉरी नेट टॉर्क 0 लगेगा। फोर्स बोलना गलत है, फोर्स बोलना गलत है, रोटेशन में टॉर्क होता है, फोर्स बोलना गलत है बेटा। कैसे गलत है वो धीरे धीरे समझ में आएगा। फोर्स में नहीं बोल सकता हूं, फोर्स बोलना गलत है, ठीक भाई। ठीक है, फोर्स बोलना गलत है, टॉर्क इज अ करेक्ट वर्ड। सॉरी, फोर्स बोलना गलत है, टॉर्क। आपसे पढ़े थे लास्ट ईयर, मैंने पता ही नहीं है, जाके देख ले जाके देख ले, लास्ट ईयर भी नहीं बताया मैंने। नो एक्सटर्नल फोर्स, नो सॉरी एक्सटर्नल टॉर्क, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन द सेम रोटेशनल स्टेट। अगर कोई बॉडी किसी रोटेशनल स्टेट में है तो उसको टॉर्क लगा के उसको उसी में घुमा के रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप घूमते रहता है, ठीक है। जब हम टॉर्क लगाएंगे, when we apply torque, then its rotational state will change, then its rotational state will change। उसका रोटेशनल स्टेट क्या होता है? चेंज होता है। हाँ सर, उसका रोटेशनल स्टेट तो चेंज हो जाएगा, जब हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो उसका रोटेशनल स्टेट चेंज हो जाएगा। और जैसे उसका रोटेशनल स्टेट चेंज हो जाएगा, जैसे उसका रोटेशनल स्टेट चेंज हो जाएगा, है ना, जब मतलब रोटेशनल स्टेट चेंज करने की कोशिश करेंगे, व्हेन वी अप्लाई टॉर्क, देखो यहां पे देखो सेम होता है, व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स देन देयर इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ अ बॉडी, व्हेन वी अप्लाई टॉर्क देन its rotational state will change, then inherent property of a body, inherent property of a body which oppose the cause of change in rotational state, rotational state, and that is called moment of inertia। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के पहले मूवमेंट लगा दो ना, तो समझना जो लीनियर ऑब्जेक्ट, लीनियर जो भी वर्ड होता है उसका रोटेशनल पैरामीटर हो जाएगा। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क होता है। वो फोर्स बेटा फोर्स होता है और मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब रोटेशनल मास, इसको बोल दे तो कोई गलत बात नहीं होगी। इसको हम रोटेशनल मास बोल दे तो कोई गलत बात नहीं होती, इसको रोटेशनल मास भी कहते हैं। अब देखो कितना खूबसूरत और कैसे लिंक करके, भाई मुझे वो डेफिनेशन बताना था तो मैंने कितनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करी है वो डेफिनेशन तक ले जाने के लिए।
इस डेफिनेशन तक ले जाने के लिए कितनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करी है। और ये करने का रीजन क्या है कि आपको भक से चमके, भक से चमके। बताओ एकदम भक से चमका कि नहीं, एकदम भक से चमका कि नहीं। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सुनो, बॉडी अपने एक स्टेट में होती है, जो स्टेट होता है स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है और वो पड़ा रहता है मस्त, कोई अपने स्टेट को अपोज नहीं करता, बढ़िया मस्त पड़ा रहता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स उसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है। जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है। तो बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जो उस चेंज को क्या करता है, अपोज, उसको हम कहते हैं इनर्शिया। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट अपोज द कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट। कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट क्या? फोर्स, मतलब फोर्स लगा के उसका स्टेट चेंज करोगे तो अपोज करेगा, उसको कहते हैं इनर्शिया। दो तरह का इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। उसी तरीके से रोटेशनल स्टेट होता है। रोटेशनल स्टेट बॉडी रेस्ट में है, घूम नहीं रहा है, या बॉडी घूम रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से। अगर बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, उस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा होगा, अपने आप घूमता रहेगा मस्त, वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में है, जुमजुमा जुम जुमजुमा जुम जुमजुमा जुम घूमता रहता है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म ओमेगा से घूम रहा है तो उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा। जब हम टॉर्क लगाएंगे तो उसका रोटेशनल स्टेट चेंज होगा, जैसे लीनियर स्टेट चेंज होता था। When we apply external torque, then its rotational state will change. Then its rotational state will change. और जब रोटेशनल स्टेट चेंज होगा किसी भी बॉडी का, किसी भी बॉडी का रोटेशनल स्टेट चेंज होगा। रोटेशनल स्टेट चेंज का मतलब बताना, रोटेशनल स्टेट चेंज का मतलब बताना। सर रोटेशनल स्टेट चेंज का मतलब बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको घूम के ओमेगा में घुमाना है, रोटेट कराना है, या रोटेट कर रही है तो उसको ओमेगा बढ़ाना है, या रोटेट कर रही है तो उसका ओमेगा घटाना है। यही तो हो गया। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब छुपा हुआ गुण। जैसे तेरे में छुपा हुआ गुण है ना, तू बड़ा डैश है, वही छुपा हुआ गुण इनहेरेंट, मतलब उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, बाहर से किसी ने नहीं दिया है उसको, उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, उसी को कहते हैं इनहेरेंट। उस जन्मजात प्रॉपर्टी है ना, जन्मजात, जन्म से उसके अंदर छुपा हुआ है, छुपा हुआ। तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट अपोज द कॉज ऑफ चेंज इन रोटेशनल स्टेट, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जितनी भारी ऑब्जेक्ट होती है उतना ही मुश्किल होता है उसको मोशन में लाना, या उतना ही मुश्किल होता है उसका मोशन खत्म करना। हाँ या ना में बताइए, बताइए। जो जितना भारी ऑब्जेक्ट है उसकी इनर्शिया उतनी ज्यादा होगी, तो उतनी ज्यादा ही मुश्किल होगा उसको मोशन में लाना या उसकी मोशन को खत्म करना। बोलो हाँ कि ना। जो जितना भारी होता है उसका मूवमेंट, उसका इनर्शिया ज्यादा होता है तो उसको मोशन में लाना उतना मुश्किल होता है, या उसके मोशन को खत्म करना है उतना मुश्किल होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक एक शब्द मैं तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ देखना चाहता हूं। जिस बॉडी की मास ज्यादा है उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी, इनर्शिया ज्यादा है तो उतना ही मुश्किल होता है उसको मोशन में लाना या उसकी मोशन को खत्म करना। जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगी उतना ही मुश्किल होगा उसको मोशन में लाना या मोशन उसका रोटेशनल मोशन उसका खत्म करना। जिस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितनी ज्यादा होगी उतना ही मुश्किल होगा उसको रोटेट करना, या रोटेट कर रहा है तो उसकी रोटेशनल मोशन को खत्म करना। बोलो बोलो, समझ में एकदम बुझाया, दिल तक बैठा कि नहीं बात, एकदम बताओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया किसी भी बॉडी को घुमाने का कष्ट है, घुमाने का कष्ट है, घुमाने का कष्ट है। और इसको और अच्छे भाषा में, या घूमते हुए को रोकने का कष्ट है, या घूमते हुए को रोकने का कष्ट है, रोकने का कष्ट है। जैसे मान लीजिए कि m मास है, इसको मुझे चलाना है, ये 2m मास है, इसको मुझे चलाना है, और ये 5m मास है, इसको मुझे चलाना है। तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको चलाने में होगा? सब रेस्ट में थे, सब रेस्ट में है, तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको चलाने में होगा? बताओ बताओ। अगर m मास का ऑब्जेक्ट बेटा रेस्ट में है, 2m मास का ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, 5m मास का ऑब्जेक्ट रेस्ट में, इसको मुझे मोशन में लाना है, तो सबसे ज्यादा मुश्किल किसको होगा चलाना? सर 5m को, इसका इनर्शिया ज्यादा है। ओके, अब मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको मुझे घुमाना है, तो सबसे ज्यादा घुमाने का कष्ट किसको होगा? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना मतलब वो भारी ऑब्जेक्ट होना घुमाने के टर्म्स में। तो ऑब्वियस सी बात है सर उसको घुमाना उतना ही मुश्किल होगा जिसका मास ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है।
किसी भी मास को मुझे चलाना है तो उसको चलाना उतना ही मुश्किल होगा जितना मास होगा, और किसी भी ऑब्जेक्ट को मुझे घुमाना है तो घुमाना भी उतना मुश्किल होगा जितना भारी होगा। साला कितना आसानी रही। मान ले ये बेचारा कुपोषित रामलाल है। अब रामलाल को मुझे रस्सी से बांध के, इसको रस्सी से बांध के, देखिए रामलाल है, इसको रस्सी से बांध के, इसको रस्सी से बांध के, ऐसे रस्सी से बांध दिया और इसके अबाउट मुझे घुमाना है ऐसे रस्सी से बांध के, तो इसको तो रस्सी से बांध दूंगा, ऐसे ऐसे टन दूंगा एकदम। और मान लो इसको मुझे घुमाना है, इसको मुझे घुमाना है, तो इसको मैंने रस्सी से बांधा और इसको मुझे इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाने, देखो ऐसे, समझ गए, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घुमाने। तो भाई साहब इसको तो पकड़ के एकदम टनटना दूंगा। अब बताओ इसको घुमाने के लिए तेल निकल जाएगा कि नहीं बताओ, अगर इसको घुमाने में बैठ जाऊं पिंकी को, तो देखो इसको अगर रस्सी से बांध के घुमाओ, कैसे घुमाएगा इसको बताइए। मुश्किल है, सिंपल सी बात है। तो जिसको घुमाना आसान है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। जिसमें रोटेशनल मोशन डेवलप करना या रोटेशनल मोशन को रोकना इजी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। जिसको रोटेशनल मोशन में लाना या रोटेशनल मोशन के करते हुए बॉडी को रेस्ट में लाना जितना टफ होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होता है। चल ठीक है, एक बात, अच्छा एक बात देखना, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है बॉल, और मुझे इसको इतने इस रेडियस में घुमाना है, देखो आराम से घुमा लिया। अच्छा इसको थोड़ा बड़े रेडियस में घुमाना हो तो बड़े रेडियस में घुमाने का कष्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्यों? आप खुद से एक काम करिए, एक रस्सी लीजिए, कहीं भी आसपास में पड़ा हो, कर लीजिए, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, कोई भी छोटी सी रस्सी हो उसमें से कुछ भी पेन वेन बांध लो और उसको एकदम छोटे से रेडियस में ना ऐसे टांग लो ऐसे, और खुद से ऐसे घुमाओ तो घूम जाएगा। थोड़ा बड़े रेडियस में घुमाने की कोशिश करोगे तो दम ज्यादा लगेगा, थोड़ा और बड़े रेडियस में और दम ज्यादा लगेगा, पूरा बॉडी का पार्ट हिला देगा, ऐसे ऐसे। और अगर ऐसे घुमाऊं तो मैं इसको घुमा ही नहीं पाऊंगा। सर क्या बात कर रहे हो, इतनी छोटी सी रस्सी है, इसको घुमा लो, नहीं घुमा पाऊंगा। देख इस हाथ को बस यहीं पे फिक्स रखते हुए इसको घुमा के दिखा दो, इतनी रस्सी ले लो और इसको घुमा के दिखा दो। हाथ ऐसा नहीं है, ऐसे, ये भाई ले घूम गए, तो ये साले इस हाथ को यहां से यहां तक लेके जा रहे हो जब युगांडा तक, इसको हाथ को फिक्स रखना है, थोड़ा बहुत हिला सकते हो ऐसे ऐसे बस, और इसको घुमा के दिखा दो, इतने रेडियस में घूम जाएगा, देखना इतने रेडियस में, लो घूम गया, इतने रेडियस में घूम गया, अब चलो घूम गया, इतने रेडियस में नहीं घूम रहेगा, चलो घूम गया, और बड़े रेडियस में डैश कुछ नहीं कर पाओगे, लो करते रहो, डैश कुछ नहीं कर पाओगे। इतने रेडियस में तुरंत देखना, तो फील करना इस बात को, एकदम दिल तक बात जाएगी, देख एकदम पी पॉजिटिव हो जाएगा ब्लड ग्रुप, देख इसमें घुमाना है तो खुद महसूस कर, देख इसमें घुमाना है, ले टन आ दिया एकदम, ले टन आ दिया, ले घूम गया, अब सर घूम गया, अब थोड़ा मुश्किल हुआ, अब घूम गए रे, साला घुमा दे एकदम, देख देख मुंह टेढ़ा हो गया घुमाने, अब देख अब डैश नहीं होगा, मुश्किल हुआ थोड़ा, अब देख घूमेगा ही नहीं। तो बोले सर हमने घुमा दिया, कैसे घुमा दिया? तो तुम यहां तक हाथ ले जाओगे तब घूमेगा, वो अलग है, हाथ को फिक्स रख के तुम नहीं घुमा पाओगे। बताओ सर बात तो सही है एकदम। तो इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है घुमाना उतना मुश्किल होता है। इनफैक्ट एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि जितना ज्यादा दूरी बढ़ता है घुमाने का कष्ट दूरी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जैसे आर डिस्टेंस में घुमाने का कष्ट मान लो कुछ है कष्ट के, तो 2r डिस्टेंस में घुमाने का कष्ट हो जाता है 4 के, दोगुना बढ़ जाता है। डिस्टेंस को बढ़ाने से घुमाने का कष्ट बहुत बढ़ जाता है। तो घुमाने का कष्ट मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन मास से ज्यादा इस बात पे डिपेंड करता है कि मास कितना दूर है। मतलब फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू
m इंटू आर स्क्वायर, जहां पे r डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम इसका डिस्टेंस लेते हैं। इसको सिंपल भाषा में मैं डिफाइन करता हूं, कितना मास, कितना मास, जितना मास ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, इनटू कितना दूर है, कितना दूर का होल स्क्वायर। अंग्रेजी में लिख के दिखाओ। अबे चनाचूर सिंह, ये क्या लिखा है? ये इसी को तो लिखा है, आई बराबर एम आर स्क्वायर, वही तो है। कितना मास, मास एम, कितना दूर सर आर का होल स्क्वायर, ये है। और इसमें खास बात मैं बताऊं, ये स्केलर है, स्केलर है, नो डायरेक्शन। और डायरेक्शन नहीं होने के साथ साथ ये पॉजिटिव निगेटिव भी नहीं होता, कैनॉट बी नेगेटिव, कैनॉट बी नेगेटिव। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी घटता नहीं है, कैनॉट मतलब सब्ट्रैक्ट, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, सब्ट्रैक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस माइनस होकर कट के लो, ले लो उठा के, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मान लो एक एक्सिस है, इस एक्सिस से एक मास यहां है और एक मास यहां है, जब घुमाऊंगा तो घुमाने में तो कष्ट दोनों में होगा। अच्छा एक और अच्छी बात बताता हूं, सेंटर ऑफ मास आप किसके अबाउट निकालते हो? ओरिजिन के अबाउट, एक पॉइंट के अबाउट, 0,0 के अबाउट, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकलता है? लाइन के अबाउट। सर फायदा क्या है लाइन के अबाउट में? लाइन के अबाउट में फायदा यह है कि जब आप, भाई ये तो समझ गया ना, तो एकदम तुम्हारे बॉडी में पी पॉजिटिव खून दौड़ेगा। बता देना पी पॉजिटिव खून दौड़ रहा है सर। मान ले एक मास बेटा यहां है, ठीक है, एक मास तेरा यहां है, एक मास तेरा यहां है, और तू सेंटर ऑफ मास निकालना चाह रहा है, तो तू क्या करेगा कि भाई 0,0 से इसकी एक पोजीशन वेक्टर देखेगा, उसका कोऑर्डिनेट लेगा वेक्टर फॉर्म में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, यहां से डिस्टेंस देखेगा, इसका ये डिस्टेंस होगा, इसका ये डिस्टेंस होगा। पोजीशन वेक्टर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेगो, पोजीशन वेक्टर निगेटिव है तो निगेटिव लेगो, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां है और आपको एक लाइन वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। वाई एक्सिस आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो आपको यहां से डिस्टेंस नहीं देखना, आपको ये डिस्टेंस देखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपको यहां से कोई मतलब ही नहीं है, डैश। और सबसे खूबसूरत बात, अगर बॉडी आगे तो भी डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे और बॉडी पीछे तो भी डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे। क्या बात कह रहा है मास्टर? हाँ, निगेटिव लेके क्या उखाड़ लेगा, अंदर में तो होल स्क्वायर करना है यार का। क्या कर लेगा? यहां पे सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन में जो हम आर लेते हैं, m1 r1 m2 r2, वो आर वेक्टर क्या लेते हैं? वो आर वेक्टर हम लेते हैं साइन के साथ, वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, और हम ओरिजिन से लेते हैं। यहां पे हम एक लाइन से लेते हैं, हम लाइन से लेते हैं, और लाइन से हम परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस लेंगे। इसका डिस्टेंस हम यहां से लेंगे, इसका डिस्टेंस यहां से लेंगे। कोई बॉडी यहां पे है तो हम इसका डिस्टेंस यहां से लेंगे। एकदम सीधा सीधा काम हो जाता है, एकदम सीधा सीधा काम होता है इसमें। और इसमें कोई भी डायरेक्शन का हमें लोड नहीं लेना, आगे है तो प्लस, पीछे है तो भी प्लस, तक दिना दिन दिन। बता चेंज कर दिया कि नहीं ब्लड ग्रुप? साला बायोलॉजी की ऐसी तैसी, बता, मतलब वो सब्जेक्ट वाला बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी की ऐसी तैसी कर दी, ब्लड ग्रुप चेंज कर दिया कि नहीं बता। सर पीछे तो भी प्लस, हाँ, आगे तो भी प्लस, हाँ, लो सर बहुत बढ़िया। हाँ, कई लोग कह रहे कि सर टेंसर भी हमने कहीं देखा है, तो ये टेंसर तब लिखोगे जब स्केलर ऑप्शन में ना हो। सर स्केलर टेंसर दोनों है तो दोनों टिक कर दें। बाकी अगर कहीं पे वेक्टर स्केलर में चूज करना हो तो इसको स्केलर चूज करेंगे, ठीक है, इसको स्केलर चूज करेंगे। ये कभी सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि निगेटिव होता नहीं है, तो दो सारे पॉजिटिव होंगे तो घटेगा कैसे? सर बात तो सही है। दूसरी बात, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा बेटा केजी मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होगा केजी मीटर। डायमेंशन क्या होगा? ml2 t0 भाई केजी m, और केजी इंटू मीटर स्क्वायर, सॉरी इंटू मीटर स्क्वायर, ये मास इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर ना, तो इसलिए केजी m एल स्क्वायर इंटू t0। क्लियर है क्या? ये किस पे डिपेंड करता है? तो डिपेंड्स ऑन मास एंड डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, एक बॉडी की बेटा इनर्शिया एक ही हो सकती है, उसके मास के प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत बड़ा। इसको नहीं समझना बेटा, कुछ चीजें हैं जो आपके स्कोप के बाहर रहता है, इस पे आप 10 मिनट खर्चा करके कोई फायदा नहीं है। आपको बस इतना ही करना है,
अगर वेक्टर है तो वेक्टर टिक करेंगे, और ऑप्शन में सॉरी स्केलर है तो स्केलर टिक करेंगे, और ऑप्शन में स्केलर और टेंसर दोनों है तो दोनों टिक करेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द कॉज ऑफ चेंज इन रोटेशनल स्टेट। रोटेशनल स्टेट में चेंज को अपोज करता है। इसका यूनिट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होता है, स्केलर है ना, स्केलर है। और अपोज टॉर्क, ये टॉर्क को अपोज करता है, चलिए अपोज टॉर्क, ये टॉर्क को क्या करता है, अपोज करता है, जैसे इनर्शिया फोर्स को अपोज करता है। डिपेंड्स अपॉन मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कैसा है, ये किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टॉर्क, एंगुलर एक्सीलरेशन, एटीसी। अरे भाई कोई बॉडी कितने स्पीड से घूम रही है उसका इनर्शिया उस पर डिपेंड थोड़ी ना करेगा। इनर्शिया तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो मास और मास के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जैसे तुम F बराबर ma लिखते हो, F बराबर ma लिखते हो, तो क्या ये फोर्स मास पे डिपेंड करता है क्या, या मास फोर्स पे डिपेंड करता है क्या, बताओ। मास डिपेंड्स अपॉन फोर्स, मास डिपेंड्स ऑन फोर्स, डिपेंड्स ऑन फोर्स। क्या तुम ऐसे लिख दोगे कल को कि m बराबर F बाई ए, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना बॉडी का मास होगा। अबे तेरी के फिजिक्स की, मास डिपेंड्स ऑन फोर्स, नहीं भाई, मास कैसे फोर्स पे डिपेंड करेगा। तो अगर तुम कल को लिखते हो टॉर्क बराबर आई अल्फा, तो आई टॉर्क और अल्फा पे थोड़ी ना डिपेंड करेगा। डज नॉट डिपेंड्स ऑन टॉर्क एंड अल्फा। कैसी बातें कर रहे हो कैसी बातें कर रहे हो, है ना। समझ में आया बेटा, ये बात समझ में आई बहुत अच्छे से। एक सवाल बहुत सुंदर सा तुम्हें कराना चाहता हूं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से एक 5 मीटर के डिस्टेंस पर ये एक मास है 3 केजी का, और ये एंगल है बेटा 53 डिग्री, और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए क्या होगा। बड़े आराम से आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े आराम से बता सकते हैं। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। मास बताइए 3, आर बताइए 5, डिस्टेंस कितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से 5, तो 3 इंटू 25, 75 आंसर होगा क्या, गोली मार दूंगा अगर 75 बोला तो। आई बराबर होगा 3 इंटू आर कितना है सर, हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस देना, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है, ये हमें यहां से डिस्टेंस देखना है। ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस देखना है। अच्छा, तो आर परपेंडिकुलर यहां पे क्या होगा, साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। आर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज 5, यही तो लिखोगे। अगर ये एंगल 53 है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। साइन 53 होता है 4 बटा 5 इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर बटा 5, 5 से 5 कट जाएगा तो आएगा 4 का होल स्क्वायर, 16 इंटू 3, 16 तिया 48 केजी मीटर स्क्वायर। बताइए आपको समझ आया। कुछ लोग का 12 आ रहा है, 12 कैसे आ रहा है भाई, 27, 12 पाक पूर्वक। तो कैसा लगा सवाल, चलो ये सवाल देखो, बहुत बढ़िया सवाल है। एक लकड़ी है, ठीक है, आयरन एंड वुड के मिक्सचर से बना है। एल लेंथ तक आयरन है और अगले एल लेंथ तक वुड है। एक दूसरा लकड़ी है जिसमें आधे लेंथ तक वो लकड़ी से बना है, अगले आधे लेंथ तक आयरन से बना है, और इसको मैं ओमेगा से घुमा रहा हूं। तो लेंथ तो दोनों का 2l है, हाँ, ओवरऑल मास दोनों का सेम है, हाँ देखो ना, बोथ हैव सेम मास एंड सेम लेंथ होगा कि नहीं, सेम मास एंड सेम लेंथ, क्योंकि ये आधा वुड से आधा आयरन से, और ये इधर आधा आयरन से इधर आधा वुड से, तो जितना वुड का मास हो इसमें होगा उतना इसमें, जितना आयरन का मास इतना, और लेंथ भी सब सेम। और इस एक्सिस के अबाउट मैं इसको ओमेगा से घुमा रहा हूं, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया आपका। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का कंपेयर करिए। बहुत मजेदार सवाल है, आराम से कर सकते हैं आप, कोई बुराई नहीं है, आराम से देखिए क्या होगा बताइए। ऊपर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, नीचे वाले का I2 है, हाँ बताइए, बिल्कुल आसान है।
बिल्कुल आसान है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या होगा? चलिए देखिए, सर मास सेम है और लेंथ भी सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इक्वल होना चाहिए। नहीं, आपसे क्या बोला था, कितना मास और कितना दूर। अब इसका मास एक्सिस के ज्यादा पास आ गया ना, ज्यादातर मास आयरन के पास होगा, क्योंकि आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ज्यादातर मास इसके पास है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास होने की वजह से कम, और कम मास दूर है, यहां पे ज्यादातर मास दूर है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखो। अच्छा एक बात बताओ, दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास कहीं होगा? थोड़ा समझने की कोशिश करो, दोनों का मिला के कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास आयरन एंड वुड का आयरन के पास होगा कि नहीं होगा? पूरे मास को अगर तुम यहां मानोगे तो देखो इफेक्टिव डिस्टेंस यहां से कम है, और इसमें पूरे मास को यहां मानोगे तो उसका इफेक्टिव डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। तो इससे भी पता चल रहा है कि दूसरे केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। जितना मास का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी देखना है, अगर ज्यादातर मास का डिस्ट्रीब्यूशन पास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, और ज्यादातर मास दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। बड़ी बात, सिंपल सी बात है, तो आपका सी आंसर आना चाहिए। सिर्फ 54% लोग सी कर पाए, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ आधे लोगों को ही समझा पाया, आधे लोग एकदम ही घामर हैं, बाप रे। 25% लोग तो एकदम ही जहर है, और ये 15-16% लोग महाजहर हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कम से कम आधे लोगों को तो मैं समझा पाया। अरे भाई, मान लो कि कोई इस रॉड है और रॉड का ज्यादातर मास इधर है, इस एरिया पे, और इधर मास कम है। अगर मैं इस एक्सिस के बाद घुमाऊं तो इसको घुमाने में इस हिस्से का तो कष्ट कम होगा क्योंकि एक्सिस के पास है, और इस हिस्से का कष्ट कम क्योंकि लोअर मास, हल्का मास दूर है। अगर मैं ऐसे करूं, इसको घुमाऊं, तो इसका ये तो मास कम था और पास है, इसका कष्ट कम होगा, लेकिन ये ज्यादातर मास दूर हो गया तो इसको घुमाने का कष्ट ज्यादा होगा ना यार। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? मास जितना पास, मास जितना पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम। जितना मास पास होगा, तो आयरन का मास ज्यादा है, और वो देखो आयरन पास है मतलब मास पास है, और आयरन का मास ज्यादा है, देखो आयरन इसमें दूर है इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ज्यादा होगा। कैसे तुम सोचे, बराबर कर दिया एकदम। चोमू ही रहोगे जीवन भर, मतलब कसम खाया है। तेरे लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं समझ में आ रहा है। चल कोई बात नहीं, आगे देख। मान ले भाई ये रॉड है, रॉड का लेंथ 12 है लेकिन मास m है, इतनी मास है सर, हाँ। इसका देख, मास ज्यादा है 2m है लेकिन लेंथ l है। अब बताओ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I1 है, इसका I2 है, तो कंपेयर करो I1 I2 को, तो ऑब्वियस सी बात है कि बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए सर? अब देखो कि इसका लेंथ डबल है, मास m है, तो मास इसका डबल हो गया, लेंथ आधा हो गया, तो बराबर ही होगा। नहीं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास के प्रोपोर्शनल, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है लेंथ का होल स्क्वायर। तो अगर तुम कंपेयर भी करोगे तो इसका मास m है लेकिन लेंथ ज्यादा है, हाँ लेंथ डबल है, तो 12 का होल स्क्वायर मतलब 4l स्क्वायर आना चाहिए। इसमें मास डबल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल होगा, लेंथ डबल होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे आप I1 आपका ज्यादा होगा I2 से, I1 आपका ज्यादा होगा I2 से। एक सवाल AIPMT में पूछा हुआ था कि एक डिस्क बनाया साहब, इस डिस्क में बाहर वाले एज में मैंने आयरन लगाया है। देखिए बाहर वाले एज पे मैंने क्या लगाया है? आयरन। देखिए आयरन है, ये आयरन लगाया है ना, अंदर वुड है, अंदर क्या है? वुड है। अगर मैं इस एक्सिस से इसको घुमाऊं, इस एक्सिस से मैं इसको घुमाऊं, तो इसको घुमाने में जो कष्ट है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो ज्यादा होगा I1 इस I2 के कंपेयर में। I2 कम होगा और आपका I1 ज्यादा, I1 ज्यादा, बिल्कुल I1 ज्यादा होगा और I2 कम होगा। I1 ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि भाई लोहा है, दूर है, तो ज्यादातर मास दूर है, और यहां पे ज्यादातर मास कहां है? पास है, बाहर तो हल्कापन है। ये देखो, इससे मैं तुम्हारे बैच की सफाई करता हूं लेकिन फिर भी गंदगी रोज हो जाता है। जैसे मैं इसको अगर यहां से पकड़ के इसको घुमाऊं,
तो घुमा के देखिए, आपको लगेगा कि यार भारी है, ये घुमाने में कष्ट ज्यादा हो रहा है। देखो ऐसे ऐसे घुमाओगे, ऐसे 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 घुमाओगे तो कष्ट ज्यादा। देखो यहां पे बैठ के मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाऊंगा ना तो घुमाने का कष्ट ज्यादा है, लेकिन मैं यहां से ही पकड़ लूं तो तुम बोलेगा अरे यार ये तो हल्का हो गया। ये आप फील कर सकते हो। अगर हेवी मास पास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, हेवी मास दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। हां, ऐसे कर लो, हेवी मास पास है, हेवी मास पास तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, हेवी मास दूर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। बड़ा आसान है। हाँ, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बिल्कुल ठीक। चलिए देखिए यहां पे सर फील आ गया, बिल्कुल फील आएगा। इसका मतलब टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पे नहीं बेटा, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो यहां पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन, लोहे में मास ज्यादा है, लकड़ी में कम है, तो मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा। बाहर आयरन वाले का ज्यादा है। हाँ, बाहर अगर आयरन है तो आयरन ज्यादातर मास लेके दूर चला गया, अब मास दूर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। सेम मास बोल दिए दीप कुमार, बेटा लल्लू राम एकदम पंचर हो तुम। सेम मास बोल दिया, भाई सेम मास साले पूरे सिस्टम का बोला है। लोहा आयरन का सेम मास बोला है क्या? मतलब इतनी सी बुद्धि लेके पढ़ने नहीं आता। क्या लिखा? सेम मास सेम लेंथ इस रॉड का इस रॉड का। क्यों? क्योंकि जितने दूर में वुड है उतने दूर में आयरन है, तो जितने दूर में वुड है उसका मास कम होगा, उतने ही दूर में आयरन लगने से मास ज्यादा होगा। इस पूरे का और इस पूरे का मास सेम, सेम मास रॉड का। पंचर है। पर ये तो डेंसिटी से भी रिलेट हुआ ना। हाँ, तो मास डेंसिटी पर तो डिपेंड करता है, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कैसे कैसे लोग आते हैं यार, कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे कैसे लोग आते हैं। एक कहीं में मैं देख रहा था, एक वो लिख रहा था, यार एमा सर तो ऐसे ही हैं, तुम आके देखो ऑफलाइन में, कोटा में ऐसे टीचर होते हैं वैसे टीचर होते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, ऑफलाइन में टीचर खराब थोड़ी ना होते, बहुत मेहनती और बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत मेहनती है, बहुत अच्छे टीचर होते हैं ऑफलाइन। सच में आई रिस्पेक्ट, मैंने तो सीखा है, पढ़ाना ही सीखा है ऑफलाइन पढ़ा के, ऑफलाइन के टीचर से पढ़ाना सीखा है मैंने खुद। एंड दे आर वेरी 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 गुड, वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल। ऐसा थोड़ी नहीं ऑनलाइन में टीचर अच्छा होता है ऑफलाइन में खराब होता, नहीं। ऑफलाइन में इतने अच्छे अच्छे, इतने सीनियर और इतने हाई कंटेंट रिच और इतने डेडिकेटेड, और 4 गुना ज्यादा मेहनत होता है ऑफलाइन में, 4 गुना ज्यादा मेहनत होता है। ऐसा नहीं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं और कोई नहीं पढ़ाता। अरे इंडिया में लाखों अच्छे टीचर है, लाखों अच्छे टीचर है, लाखों हजारों अच्छे टीचर है। ये 11th-12th की फिजिक्स है मास्टर साहब, नेता है, नेता 11th-12th की फिजिक्स है। तेरी डैश सूख रही है पढ़ने में, लेकिन अगर ढंग से देखेगा ना तो ये है, ये चूरन है, ये चूरन। अगर ढंग से मेहनत से अगर पढ़ लिया तो ये चूरन है, एकदम चूरन, जिसको कोई भी ढंग से मेहनत करके पढ़ सकता है और पढ़ा सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये आई एक्सेप्ट कि हमने खुद से सीखा है ऑफलाइन के बहुत अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ाना, कोटा में जयपुर में पढ़ा के खुद सीखा है पढ़ाना ऑफलाइन के फैकल्टी। तो ऑब्वियसली बात है ऑफलाइन के फैकल्टी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे हैं। लेकिन लेकिन एक बात मैं ऐड करूंगा यहां पे, जो हो सकता है तेरी दिल को जला दे। एक बात ऐड करूंगा, लेकिन हम जितने निगेटिविटी में खड़े होकर पढ़ाते हैं ना, उतने निगेटिविटी में सबकी बस की बात नहीं है पढ़ा लेना, ये मैं जरूर बोलूंगा। और ये शायद तुम ही मानोगे, हर 10 मिनट में तो तुम एहसास दिला देते हो मास्टर को ऑनलाइन में कि तुमको पढ़ाना नहीं आता। हर 10 मिनट में मास्टर को तुम स्पैम करके रगड़ देते हो, हर 10 मिनट में मास्टर को तुम डिमोटिवेट कर देते हो, हर 10 मिनट में मास्टर को तुम एहसास दिला देते हो कि अरे यार कुछ नहीं समझ में आ रहा, एकदम पागल मास्टर, कुछ भी लिख के चले जाते हो। ऑफलाइन में तुम्हारी आइडेंटिटी होती है, चू करने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन यहां आके तुम एकदम टट्टी करके चले जाते हो और उस टट्टी में खड़े होकर मास्टर पढ़ाता है। ये बात तो मैं ऐड करूंगा, मैं कंटेंट में नहीं ऐड करूंगा। बहुत नीचे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो कोई भी अच्छा करके पढ़ा सकता है ऑफलाइन में। रियली दे आर वेरी ग्रेट, दे आर वेरी डेडिकेटेड, वेरी मेहनती, वेरी टैलेंटेड, हर चीज में आगे, हर चीज में आगे।
मेहनत भी ऑफलाइन में ज्यादा है और बिल्कुल अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं, लेकिन जितनी नेगेटिविटी के साथ यहाँ पे हम खड़े होकर पढ़ा लेते हैं ना, उतनी तो सबकी बात नहीं। बच्चे वहां पे सच में पढ़ने आते हैं, यहाँ पे सच में पढ़ने आते हैं और साथ साथ यहाँ पे सच में मास्टर को गाली देने आते हैं। पढ़ा ही नहीं पाएंगे मास्टर, मैं कह रहा हूं मेजोरिटी, सबकी बात मैं फिर भी नहीं कह रहा, मैं फिर भी नहीं कह रहा, एक्सेप्ट वो हमसे टैलेंट में आ गए, हमसे एक्सपीरियंस में आ गए, हमसे मेहनत में आ गए, हमसे डेडिकेशन में आ गए, सब चीज में हमसे आ गए। लेकिन जितनी निगेटिविटी के साथ हम ऑनलाइन में पढ़ा लेते हैं ना, उतनी निगेटिविटी के साथ कोई नहीं पढ़ा। ये तो बात है भाई। भाई टेम्पर लूज हो जाएगा, बहुत कंट्रोल करके पढ़ाना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा मास्टर हूं ना? मैं तो ऐसा मास्टर हूं, साला घर में घुस के मारता हूं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा पा रहा हूं। भाई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हर 10 मिनट में तुम, मैं कहता हूं ना, हर 10 मिनट में तुम मास्टर को एहसास करा देते हो कि आपको पढ़ाना नहीं आता। क्यों भाई? ऑब्वियस सी बात है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तुमको बच्चा कह दे सीधे मुंह पे कुछ भी, क्योंकि वहां पे पहचान नहीं है, किसी भी रीजन से कुछ भी बक के चले जाओगे, है ना? बड़ा सिंपल सी बात है। और ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं अपने लिए कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, और ऑफलाइन में भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, होंगे, बिल्कुल हैं, जो पढ़ा भी लेंगे, लेकिन सब लोगों की बस की बात नहीं है। इतनी निगेटिविटी में भी वो टेम्परामेंट टीचिंग का बना के रखना, वो रिदम बना के रखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, चलो। और बाकी तो यार एसवीएमआर हर जगह ही है, यहां भी होंगे, हर जगह होंगे, उसका क्या। चलो चलिए चलिए, ध्यान से देखिए। तो क्या आपको ये बात समझ में आया कि यहां पे जो मास है वो वुड के पास कम है, आयरन के पास ज्यादा है, तो ज्यादा मास दूर हो गया, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज्यादा होगा। देखिए I2 ज्यादा है, यहां पे मास तो इसके कंपेयर में इसका आधा ही है, मास आधा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा, लेकिन डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन डबल, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना। तो I1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। I1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये एक सवाल है, बढ़िया सवाल है। ये देखिए, ये 60 डिग्री है, यहां पर देखिए 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये लेंथ है कुछ, ये लेंथ है कुछ, और ये लेंथ है कुछ। मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं, तो लेंथ एग्जैक्टली क्या मानो, चलो ये ऐसे कुछ है, ठीक है ना? तो इस एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकाला, इस एक्सिस के अबाउट, ध्यान से देखिएगा, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है ICA, क्योंकि ये C है और ये A है। देखो यहां पे ये C है और ये है, इस एक्सिस के अबाउट आया ICA, ICA। फिर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाला, इस एक्सिस के अबाउट निकाला, ये बेटा A और ये है B, तो इस एक्सिस के अबाउट ये आया, ऐसे घुमाया तो ये आया IAB, ये आया IAB, और इस एक्सिस के अबाउट घुमाया मैंने, इस एक्सिस के अबाउट निकाला तो ये आया यहां C और ये B, IBC। तो हमें कंपेयर करना है कि सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगा, सबसे कम देखना, सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मास एंड मास का कितना दूरी है, कितना दूर, कितना दूर। अगर मास की दूरी कम है, दूरी कम है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर मास ज्यादा चिपक गया, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। अब ये 3D फील दिलाने के लिए मैं सुबह ही कार्टून काट के रखा था एक, है ना, ये देख लीजिए ध्यान से, ये देखिए ऐसा है, ये ऐसा है, देखिए ऐसा है। अब मैं अगर इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाऊं तो घूमेगा कैसे, वो देखिए ऐसे घूमेगा, ऐसे। यही तो होता है, यही तो है घूमने का, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूमना, मतलब इसके अबाउट ऐसे ऐसे चिपक के ये ऐसे घूमेगा, देखिए ऐसे घूमेगा, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है। ऐसे देखेंगे तो ऐसे समझिए ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, देखिए। चलो यहां पे लगा देता हूं, ये एक्सिस है, इस एक्सिस में ऐसे चिपका, देखो ऐसे चिपका, बड़ी बढ़िया से घुमा के देखा तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहे। तो घूमने का मतलब समझ में आया तुम्हें? हाँ सर, घूमने का मतलब तो समझ में आ गया। अब मैं पोल क्रिएट करता हूं, 80% लोगों को सही जवाब देना पड़ेगा, बताओ।
और अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट देखो, इस एक्सिस के अबाउट, तो मान लो ये ऐसे रखा है, ये ऐसे ऐसे समझ सकते हो ना, ये ऐसे इस एक्सिस के अबाउट तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगा, इस एक्सिस के अबाउट घुमाओ ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे, देखो ऐसा है, ये ऐसे ऐसे घूमेगा। तो आप बस इतना देखो कि कौन सा एक्सिस है जिस पर मास ज्यादा दूर तक चिपका है, जिसके ज्यादा दूर तक मास पास में है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका मान लो सिस्टम है, तो आप देखो कि अगर आपका एक्सिस यहां से पास कर रहा है तो सबसे ज्यादा हाइपोटेन्यूज का लेंस होता है, इसमें ये देखो मास ज्यादा दूर तक चिपका है, तो बस ये बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी ए के अबाउट सबसे कम होगा, सी ए के अबाउट सबसे कम होगा, सी अबाउट के ज्यादा गलत, बराबर गलत, सी ए के अबाउट सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा होगा जहां पे मास कम लेंथ तक चिपका है। अगर आप ऐसे रखते हो तो ये सबसे ज्यादा लेंथ है, ये थोड़ा कम है, और ये सबसे कम लेंथ है। देखिए ये सबसे कम लेंथ है कि नहीं, आप खुद ही देखिए, ये सबसे कम लेंथ है कि नहीं, हाँ सबसे कम है। तो सी ए के अबाउट सी बी है ना, कौन सा है, ये सी बी, ये बीसी, ये बीसी, बीसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा, मतलब ये चौथा आंसर आपका आएगा। 68% लोगों ने सही किया, 14% लोगों ने बोला थर्ड, और 12% लोगों ने थर्ड तो कहां ही होगा, सीए सबसे ज्यादा कैसे हो जाएगा यार। ये 15% लोग कान पकड़ के 10 बार उठक बैठक करो, हाले अभी भी तुमको फील नहीं आया, इसमें 10% ही गलत किए होंगे, 12% लोगों ने बी बोला है, गलत है बेटा, गलत है। कैसे गलत है, देखो यहां पर एक बात बताना सिंपल सा, ये यहां पर लेंथ ज्यादा है, हाँ, तो ये एक्सिस ज्यादा दूर तक चिपका है, और इस एक्सिस के पास में ज्यादा मास नहीं आ गए, यहां से यहां तक मास चिपके हुए हैं, इसीलिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा। देखो यहां से यहां तक लेंथ है इसकी, तो सबसे ज्यादा लेंथ ये है जहां पर मास चिपका हुआ है, और ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, देखो इस एक्सिस पर मास चिपक के ज्यादा घूम रहा है, और सबसे कम किस एक्सिस पर चिपका, इस एक्सिस पर, तो इसके अबाउट सबसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। चलो ये देखो, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब मान लो ये M1 है, ये M2 है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा, हाँ सर, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखते हैं। तो सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे तो पूरे सिस्टम के मास को तो सेंटर ऑफ मास भी मानते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 आ जाएगा सर। पोल एरर, ठीक है बेटा, पोल एरर है, तुम समझ गए ना, ये इंपॉर्टेंट है, जान दो, पोल एरर को गोली मारो, पोल एरर को गोली मारो, तुम सीख गए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पोल एरर को गोली मारो, कोई बात नहीं। पोल एरर को बेटा गोली मारो, तुम सीख गए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, पोल एरर को गोली मारो, तुम सीख गए, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक बात बताओ कि सारा मास अगर सेंटर ऑफ मास में मान लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 ही होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होता है। सर क्यों नहीं होता है 0? क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जब इस पूरे सिस्टम को घुमाएंगे तो क्या घुमाने में कष्ट 0 होगा? नहीं सर, घुमाने में कष्ट तो 0 नहीं होगा। और दूसरी बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे वाले मास और पीछे वाले मास दोनों का ऐड होता है। सर एक चीज समझ नहीं आया, ठीक है, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये तुम्हारा यहां से यहां तक है, ये है, और ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसमें मैंने कलर भर दिया। चलो एक बार और कोशिश कर लेते हैं, मुझमें दिक्कत आती है बच्चों, कोई बात नहीं। अगर मैं इस लाइन पे घुमाऊं तो इस लाइन के अबाउट जब ये पार्टिकल घूमेगा, ऐसे घूमेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो I1 है, तो इस लाइन के अबाउट जब घुमाएंगे ना तो देखिए यहां से लेकर के ये क्या ज्यादा दूर तक इसमें मास पास है? हाँ सर, लेकिन मास दूर भी तो है, कितना दूर है? हेविली देखेंगे तो इतनी दूर तो है मास। हाँ सर, इतना दूर मास यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूमेगा, घुमा के भी मैंने दिखाया है। मान लो ये ऐसा है, ये ऐसे चिपका, यही तो है भाई, यही तो है, ऐसे ऐसे घूम रहे, तो ज्यादातर मास एक्सिस के पास नहीं हो गया। हाँ, अगर मैं इसके अबाउट देखूंगा, इसके एक्सिस के अबाउट देखूं, इस एक्सिस के अबाउट जब घुमाऊंगा तो इस एक्सिस के अबाउट मास तो यही वाला पास आया। हाँ सर, ये वाला मास पास है, दूर कितना है? तो दूर तो यहां से यहां तक है। अब एक बात बताओ, तुम देखोगे
इस एक्सिस से, इस वाले एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो तो इस एक्सिस से मास यहां से लेके यहां तक गया है। बताओ इस रेड वाले एक्सिस से मास बहुत दूर तक गया है कि नहीं गया है? अच्छा गया है। पिंक वाले एक्सिस से मास देखो इतनी दूर तक गया है। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि I2 ज्यादा होगा, I1 कम होगा। बता, अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो तू तरीका बता दे, उस तरीके से मैं समझा देता हूं। तू तरीका कोई बता, फिर मैं समझा देता हूं। इस एक्सिस से पिंक कलर वाला जो एक्सिस है, इससे मास देखो कितना दूर तक गया है। सर इस पिंक वाले एक्सिस से ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन है सर, मैक्सिमम यहां तक गया है। भाई ये सब मास तो पास है, ये थोड़ा दूर है। कितना दूर है सर? इतना दूर है, दिख रहा है। तो और रेड वाले से, सर इस रेड वाले एक्सिस से देखोगे तो मास यहां भी थोड़ा चिपका है और इतना दूर तक मास गया है। तो कौन से एक्सिस से ज्यादा दूर तक मास गया है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, तो I2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। चलो समझ आ गया। चलो ये देखो सेंटर ऑफ मास है। अब इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब मैं घुमाऊंगा तो इस मास की जो डिस्टेंस होगी सेंटर ऑफ मास से R1, वो होती है M2R बटा M1 प्लस M2। याद करो, ये पढ़ाया था। अगर हम यहां से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाले तो M1 गुना 0 M2R बटा M1 प्लस M2 है। और यहां से सेंटर ऑफ मास देखूं मैं R2, तो यह आएगा M1R बटा M1 प्लस M2। क्या टू बॉडी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना सीखा था हमने? टू बॉडी मास का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना सीखा था मैंने। हाँ सर, यहां पे देखो सेंटर ऑफ मास, यहां पर सेंटर ऑफ, इसी के अबाउट अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मास M1 और ये डिस्टेंस ये R1 का स्क्वायर। ठीक है सर। और दूसरे का क्या होगा? M2 इंटू R2 का स्क्वायर। बताइए, मास M1 और R1 क्या है आपका? M2R बटा M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। M2 R2 क्या है? M1R बटा M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो M1 और इस M2 और R का होल स्क्वायर, तो ये M2 का स्क्वायर R स्क्वायर बटा M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर होगा। ये बिल्कुल सही बात है सर। ये आएगा आपका M2 और ये M1 का स्क्वायर R स्क्वायर बटा M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। देखिए सही है क्या? सही है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां से आप चाहें तो कुछ कॉमन निकालें। क्या कॉमन निकालेंगे? तो सर एक कॉमन M1 इंटू M2 भी निकल जाएगा। देखिए यहां पे M1 और M2 का स्क्वायर है, यहां पे M2 M1 का स्क्वायर, तो M1 इंटू M2 तो निकल ही जाएगा। हाँ, R स्क्वायर भी निकल जाएगा, M1 प्लस M2 निकल जाएगा, का होल स्क्वायर निकल जाएगा। देखो M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। तो पहले टर्म में क्या बचा? अकेला M2। पहले टर्म में सिर्फ अकेला M2 बचेगा। दूसरे टर्म में तो R स्क्वायर बाहर निकल गया, M1 M2 एक M1 बाहर निकल गया तो M1 बचेगा। ये टर्म आपका आएगा। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे तो M1 प्लस M2 ऊपर, नीचे M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर से M1 प्लस M2 कटेगा तो नीचे आ जाएगा बेटा M1 प्लस M2 एक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बचा M1 M2 बटा M1 प्लस M2 इंटू R स्क्वायर। रिड्यूस मास की तरह इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू R स्क्वायर। म्यू मतलब इसी को बोला है, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दो मास लिखने हैं, M1 M2 बटा M1 प्लस M2 लिख देंगे इंटू R स्क्वायर, है ना। इस तरीके से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। भाई नीट में कई बार इससे सवाल पूछे कि मान लीजिए एक 4 kg का ऑब्जेक्ट है और एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R, सेंटर ऑफ मास से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं 4 kg वाले के पास होगा। अब इससे हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 4 गुना 2 बटा 4 प्लस 2 इंटू R स्क्वायर। 4 दूना 8 बाई 6 R स्क्वायर, मतलब 4 बटा 3 R स्क्वायर। नीट 2016, नीट 2016, 2019, 2019 है, कई बार इस पर सवाल पूछा है। देखिए ध्यान से, ठीक है। देखिए ध्यान से, आराम से देखिए। 4/3 R स्क्वायर, 4/3 M कहां से आ गया? M की तो वैल्यू 4/3, कह रहा 4/3 MR स्क्वायर डैश मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड। रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों निकालना चाहते हो?
मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि रॉड जो होता है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर रॉड है एम मास का और उसका लेंथ एल है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है एम एल स्क्वायर। सॉरी, लेंथ पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करेगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, देखिए ध्यान से, और ये रॉड को हमें इस स्मॉल आर डिस्टेंस पे ऐसे घुमाना है। कैसे कैसे सर, कैसे? ऐसे घुमाना है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मास बताओ कितना है? एम इंटू आर स्क्वायर। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 3 की डैश डैश। रॉड दिखाता हूं कहां पे, चल ये मान ले रॉड है भी रॉड, देख ये रॉड है, हाँ सर रॉड है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से स्मॉल आर डिस्टेंस पे रॉड भी बना लिया। चलो और बढ़िया से बताता हूं। और बढ़िया से बनाता हूं, देखो ये रॉड है, हाँ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, देखो रॉड घूम रहा है ऐसे। अब देखो ध्यान से, ये जो रॉड है, इस रॉड का हर एक मास इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पर है? सर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखेंगे हम, पॉइंट से तो देखेंगे नहीं, तो यहां से आर डिस्टेंस पे, यहां से भी आर, यहां से भी आर, और ये घूमेगा कैसे? ऐसे घूमेगा। अगर ये ऐसे घूम रहा है, अरे यार रॉड गिरना ना, गोली मार दूंगा। ऐसे देखो रॉड ऐसे रॉड है और ऐसे घूमने देखो, तो जब भी ये घूमेगा तो इसका हर पॉइंट तो आर डिस्टेंस पर ही होगा, है ना? देखो ये मास सर आर पे, ये आर पे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। पर बस, हाँ, क्योंकि देखिए ना यहां से रॉड का हर पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर, हर पॉइंट आर डिस्टेंस पर। लेकिन अगर मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालू, ऐसे है रॉड, अब तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देगा कि रॉड इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से रॉड का सारा मास सेम डिस्टेंस पर नहीं है। तो क्यों नहीं है भाई? रॉड का टोटल मास है एम, लेंथ है एल, तो ये पास में, ये थोड़ा दूर है, ये और दूर है, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सर पॉइंट मास तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे बेटा, यहां से एक्स पर जाके एकदम छोटू सा मास काट लेंगे डीएम, और इस डीएम मास का बहुत छोटू सा मास है डीएम, इस डीएम की वैल्यू बताइए क्या होगा? तो टोटल मास है एम पर यूनिट लेंथ एल हो जाएगा एम बाई एल। टोटल मास एम एल लेंथ का है, तो मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा एम बाई एल। तो इस डीएक्स लेंथ का मास हमें निकालना है, तो डीएक्स लेंथ का मास हो जाएगा एम बाई एल इंटू डीएक्स। कैसे निकाल सकते हैं? अरे भाई ये है मास ऑफ एल लेंथ इज एम, तो मास ऑफ यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा? मास ऑफ यूनिट लेंथ हो जाएगा एम बाई एल। मास ऑफ यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा सर? एम बाई एल। एक यूनिट लेंथ का मास क्या हो जाएगा? एम बाई एल। तो डीएक्स लेंथ का मास क्या हो जाएगा? एम बाई एल इंटू डीएक्स। अब इस छोटे से मास का एक्स डिस्टेंस पर, एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर छोटे से मास का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा डीआई। छोटे से मास का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा डीआई। डीआई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू डीएम लिखोगे, मास डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है सर? एम इंटू आर स्क्वायर, तो ये पॉइंट मास हो गया डीएम, तो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डीआई बराबर, डीएम की वैल्यू कितनी है सर? डीएम की वैल्यू है एम बाई एल इंटू डीएक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो डीआई का इंटीग्रेशन आई, एम बाई एल तुम्हारा कांस्टेंट बाहर होगा, एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स हो जाएगा एक्स का पावर 3/3। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगा? 0 से एल तक, क्योंकि रॉड 0 से एल लेंथ का है, तो आई बराबर आ जाएगा बेटा एम बाई एल इंटू अपर लिमिट एल रखोगे एल क्यू बाई 3
एल क्यू बाई 3, लोअर लिमिट 0 पे तो 0 आ जाएगा, छोड़ दो। तो एल से एल क्यू काटोगे, एल से एल क्यू काटोगे तो एल स्क्वायर, यह आ गया एम एल स्क्वायर बाई 3। यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द रॉड, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है एम एल स्क्वायर बाई 3। मतलब रॉड का उसके एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 3 बेटा पूरा डिराइव करके दिया है आपको। देखिए कैसे डिराइव किया है, तो देखो हमने आपको बहुत बेसिक से फील दिलाया है कि इस एक्सिस से ये मास थोड़ा पास है, ये थोड़ा दूर है, ये और 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 दूर है। तो क्या मास का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा दूर भागता जा रहा है? मास का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा दूर भागता जा रहा है, हाँ सर। तो देखिए मास ऑफ एल लेंथ इज एन, एल लेंथ का मास कितना है? एल लेंथ का मास एम है। तो एक यूनिट लेंथ का मास क्या होगा? एम बाई एल। एक यूनिट लेंथ का मास क्या होगा? एम बाई एल। तो डीएक्स लेंथ का मास क्या होगा? एम बाई एल इंटू डीएक्स। एक यूनिट लेंथ का मास एम बाई एल है, तो 2 यूनिट लेंथ का होगा टू एम बाई एल, 3 यूनिट लेंथ का होगा 3 एम बाई एल, तो डीएक्स लेंथ का होगा एम बाई एल इंटू डीएक्स। तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस छोटे से मास का निकाला, इस छोटे से मास का निकाला, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा, अगर मास एम है तो एम आर स्क्वायर, मास डीएम है डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। देखो डीएम और एक्सिस से रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस है एक्स, तो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, डीएम इंटू एक्स, डीएम की वैल्यू एम बाई एल इंटू डीएक्स, डीएम की वैल्यू रखेंगे एम बाई एल इंटू डीएक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स इंटीग्रेशन होगा एक्स का पावर 3 बाई 3। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एम एल स्क्वायर 3। अच्छा मान लो ये पूरा का पूरा रॉड ये है और इस एक्सिस से मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस एक्सिस से मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, इस एक्सिस से। अब बताइए इस रॉड का जिसका मास एम है लेंथ एल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बताइए क्यों 0 हो गया? सर ये पूरा का पूरा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से चिपक गया। देखो पूरा का पूरा रॉड, देखो 3 डायमेंशनल फिगर है, पूरा का पूरा रॉड एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है? आर पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। इस पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान से देखिए, इस पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए आप खुद देखिए, पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि पूरा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही वो चिपक गया, पूरा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही चिपक गया। देखिए पूरे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही चिपक गया। अरे हाँ, पूरा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे चिपक गया। अच्छा इसका देखिए, तो ये परपेंडिकुलर है, लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पूरा लेंथ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। सर पूरा लेंथ एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। अब यहां पे और आइएगा, देखिएगा जरा, अगर मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और रॉड मैंने ये रखा है, रॉड मैंने ये रखा है ऐसे, सर थोड़ा टेढ़िया दिया रॉड को, हाँ अब आएगा मजा, रॉड को थोड़ा टेढ़िया दिया है, बिल्कुल मास एम है, लेंथ एल है और ये एंगल थीटा है। अब बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मजा आ जाएगा। सर ये घूमेगा कैसे? आपको बताऊं मैं एकदम पूरा फील के साथ कि घूमेगा कैसे। देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, रॉड जब ऐसे है तो ऐसे घूम रहे, ऐसे ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है रॉड पूरा ऐसे, तो ये तो चिपक गया पूरा। एक ऐसे घुमा के दिखा, अब ऐसे घूमेगा, देखो ये घूमेगा कैसे? ऐसे देखो, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम रहा है पूरा। देखो ये घूम कैसे रहा है, देखो ऐसे, ये हमेशा थीटा एंगल बना के एक्सिस ऐसे घूमेगा। तो बड़ा आसान है सर, इसमें एक काम करते हैं कि सर जो देखो ये रॉड है, इस रॉड का वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा कॉस के साथ, मान लो ये एल लेंथ है, तो एल कॉस थीटा इधर आएगा, एक आएगा कि नहीं आएगा बोलो? हाँ सर, इस रॉड को 2 हिस्से में तोड़ दोगे क्या? हाँ, और ये आ जाएगा एल साइन 30, ये आ जाएगा एल साइन थीटा। भाई ये रॉड है, जिधर से थीटा एंगल बना रहा है उधर कॉस आएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 0, इसका आ जाएगा 1/3, 1/3 ऑफ मास इंटू लेंथ का स्क्वायर, 1/3 एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओ मा गो टू फिजिक्स, ओ मा गो टू फिजिक्स। देखिए बेटा बेटा, ओ मा गो ओ मा गो ओ मा गो, ये देखिए 1/3, 1/3 तो फ्रैक्शन आता ही एंड के अबाउट, एंड के अबाउट अगर रॉड का देखोगे तो 1/3 एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यस, अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल है कि सर रॉड तो एक ही है, हाँ उसके 4 तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया सर आपने, क्या बात हो गई ये? तो यही तो बात है, यही तो बात है कि एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1000 तरीके से अलग अलग लिखा जा सकता है, 1000 तरीके से। हाँ, क्योंकि आप उसको 1000 तरीके से पकड़ के घुमा सकते हैं। अब मुझे तुमको घुमाना है तो मैं तेरा मुंडी पकड़ के घुमा सकता हूं, हाथ पकड़ के घुमा सकता हूं, ऐसे तेरा गर्दन पकड़ के ऐसे से घुमा दूंगा, तेरा पैर पकड़ के घुमा दूंगा,
ठुड्डी पकड़ के घुमा दूंगा, है ना। तो अलग अलग तरीके से मैं घुमा सकता हूं और हर अलग अलग तरीके से घुमाने का कष्ट अलग अलग होगा, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है। आप खुद देखिए बेटा, खुद देखिए। चलिए, देख ही रहे हैं तो आंख फाड़ के देखिए। जब देख ही रहे तो आंख फाड़ के देखिए। अगर मान लीजिए रॉड है और इस रॉड का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंगल थीटा है, मतलब खुद देख के पहचानिए क्या कह रहे हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I बराबर 1/3 m l स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सर नहीं बुझाया? अबे कॉस साइन इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से रॉड का परपेंडिकुलर लेंथ इंपॉर्टेंट है। ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इससे इस रॉड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये नहीं होगा। इस रॉड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, इधर वाला। और अगर और आपको इसको एमआर स्टार से समझना है, एमआर स्टार से समझना है, आइए समझाते हैं। अगर बताइए यहां से अगर मैं थीटा को 90 डिग्री अगर ले लूं, तो अगर थीटा 90 डिग्री रखूं तो ये यहां से 90 डिग्री रॉड एक्सिस ऑफ रोटेशन पे चिपक जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होना चाहिए। तो यहां पे थीटा 90 रखिए, कॉस 90 0 होता है। और अगर मैं थीटा 0 रखूं तो थीटा 0 मतलब रॉड पूरा परपेंडिकुलर है, थीटा 0 है यहां से, तो रॉड थीटा 0 पे रॉड ऐसे आ जाएगा, ml स्क्वायर भी 3 आएगा। तो थीटा 0 रखूंगा, cos 0 1 ml स्क्वायर भी 3 आएगा। यहां पर देखिए, अगर इस थीटा को मैं 0 रखूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आना चाहिए, साइन 0 0 होता है। देखिए ना, थीटा वर्टिकल से लिया है, थीटा वर्टिकल से लिया है। वाह यार सर, हम कॉपी में कैसे बनाए? ओ हो कॉपी में कैसे बना? डैश, ये एक रॉड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये नहीं दिख रहा तुम्हें? एक रॉड है यहां से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन एंगल है थीटा, तो ये आया है। ये रॉड को एक्सिस ऑफ रोटेशन पे चिपका दिया तो 0 आया है। ये रॉड है, वर्टिकल से थीटा एंगल है तो ये आया है, और इसका तो ये सेपरेट पूरा डेरिवेशन है। गजब चोमू हो यार, सुंदर सुंदर नोट्स ही बनाते रह जाओगे और नीट कोई और निकाल के ले जाएगा। ले, हालांकि मैंने एकदम सेपरेट लिखा है, अलग अलग लिखा है, मिक्स नहीं किया। हाँ, एक ही बोर्ड पे बहुत ज्यादा लिख दिया, लेकिन कोई मैंने मिक्स कहां किया? देखिए, हाँ एक ही बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, लेकिन मैंने मिक्स कहां किया? ये तो देखो पूरा डेरिवेशन तुम्हारा लाल बॉर्डर से उधर है, लाल बॉर्डर लाल बॉर्डर लाल बॉर्डर लाल बॉर्डर लाल बॉर्डर से उधर है। ये एक केस है, ये दूसरा केस है, तीसरा केस है, चौथा केस है, लाल बॉर्डर है। लो, इसमें डाउट आएगा, ठीक है, इसमें भी डाउट आएगा। 1/3 कैसे आया? एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन होता है तो एक्स का पावर 3/3 आता है। वाई एक्सिस में 90 डिग्री पर 0 है और एक्स एक्सिस में सेम है। हाँ सर, स्क्वायर क्यों हुआ? स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स का पावर 3/3, एल क्यू आएगा, नीचे एल है तो एल से एल क्यू कटेगा तो एल स्क्वायर होगा। पर मास तो हॉरिजॉन्टल में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ठीक है। आई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, हाँ लेंथ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, बिल्कुल सही। 1/3 कैसे आया? 1/3 कहां से आया? अरे बाप रे, मतलब देख रहे हो, ये लेवल चल रही है, ये लेवल चल रहा है। एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स का पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 3/3। मतलब हम इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे और हम रोटेशन पढ़ेंगे। हम बेसिक मैथ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन साला हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। और कोई स्पैमर थोड़ी ना है यहाँ पे, वो तो जेन्युइनली पूछ रहा है कि सर कैसे आया। अरे बैकलॉग, कुछ बैकलॉग होता है साला, बेसिक मैथ का बैकलॉग का बैकलॉग है। उसके तो पूरे जो 12 लेक्चर 13 लेक्चर थे उसको मैंने 6 घंटे में पूरा रिकॉर्ड करके दे दिया, इतना मेहनत करके दोबारा दिया है। अब तुम कहते हो कि मैं गुस्सा क्यों करता हूं, मैं परेशान क्यों होता हूं। देखो, इस तरह की बातें जब सामने आएगी तो और क्या करूंगा एज ए टीचर, तुम तो खुश हो जाओगे, सर बढ़िया है, कंपटीशन कम है। सर आप कंपटीशन बढ़ा देते हो, आप उम्मीद करते हो सब सीख जाए। सारा सब सीख जाएगा तो कंपटीशन बहुत नहीं बढ़ जाएगा। तुम्हारी बात जेन्युइन है, तुम अपने लिए सही सोच रहे हो कि सर ऐसे बच्चे तो होने चाहिए जो ना पढ़े, जिनको साला इंटीग्रेशन ही समझ नहीं आ रहा है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या समझेगा। तो सर ऐसे बच्चे तो होने चाहिए ताकि कंपटीशन कम होगा।
वो आप एकदम सही सोच रहे हो, और ये एकदम सही बात है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सारा बच्चा नहीं पढ़ेगा। कुछ बच्चा स्पैमर होगा, कुछ बच्चा ऐसी हरकत करेगा। तो ऐसी हरकत करने वाले जिसका इंटीग्रेशन का ही बैकलॉग है, ऐसी हरकत करने वाले जो स्पैमर होते हैं, जो परेशान करते हैं, उनको थैंक यू बोलिए, थैंक यू भैया, आप नहीं होते तो साला कंपटीशन बढ़ जाता, मत पढ़ो मत पढ़ो। ये देख के खुश होया करिए आप, ये आपके लिए, लेकिन मेरे लिए तो सब बराबर है ना। मैं तो उनको देख के परेशान होऊंगा ही। यार जो जो ये नहीं कर पा रहा है वो काइनेमेटिक्स कैसे पढ़ेगा बताओ? कैसे काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी का इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट निकालेगा? कैसे करेगा बताओ? तो मेरा तो परेशान होना बनता है ना। हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाओगे तो हर जगह इक्वल प्रोबेबिलिटी होगा टूटने का। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में अटैच करके हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाएंगे तो हर जगह इक्वल प्रोबेबिलिटी होगा टूटने का। वर्टिकल में नीचे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है। इंटीग्रेशन में एक्स की जगह पे एल कैसे आ गया, लक्ष्मी जी पूछ रही है। ओम जय जय लक्ष्मी, ये बकलोल है, क्योंकि वहां पे लिमिट रखा है 0 से एल, तो एक्स की वैल्यू एल रखेंगे। चलिए कोई बात, सेंटर ऑफ मास एल बाई टू पे नहीं मान सकते, मान सकते हो, लेकिन सेंटर ऑफ मास एज्यूम करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सर सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेंटर ऑफ मास वेक्टर होता है, आगे पीछे ऑब्जेक्ट होने सेंटर ऑफ मास पे फर्क पड़ता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है पोजीशन वेक्टर पे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ द पोजीशन वेक्टर पे। इसीलिए जैसे जैसे एम मास का ऑब्जेक्ट अगर आपका एल डिस्टेंस पर है ना, और एम ही मास का ऑब्जेक्ट आपका 2l डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस डबल करने से सेंटर ऑफ मास क्या होगा सर? थोड़ा आगे जाएगा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड नहीं करता है। सॉरी, सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड नहीं। मैं लिख देता हूं, calculation of center of mass does not depends, sorry, calculation of moment of inertia does not depends upon location of center of mass। आप मतलब सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास मान के मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते, बस ये बात है। सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास मान के आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते, ये सिंपल सी बात है। चलिए बेटा ये देखिए, एक स्क्वायर है, 4 पॉइंट ऑब्जेक्ट एम placed at corner of square, then find moment of inertia, then find MOI about axis perpendicular to the plane, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करिए। तो बट बेटा देखिए, ये है सेंटर और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे जा रहा है, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ऐसे है मास, ये मास है, और पता है बेटा आपका जो एक्सिस है वो ऐसे पास कर रहा है ऐसे, तो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगा। हाँ सर, जनरली अगर साइड लेंथ एल है, साइड लेंथ क्या है, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ एल है, तो ये टोटल डिस्टेंस √2l होता है। तो आधा कितना होगा सर? √2l/2, तो l/√2 होगा डिस्टेंस सेंटर टू कॉर्नर। सेंटर टू कॉर्नर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये होगा, और एक्सिस तुम्हारा ऐसे पास कर रहा है, देखो ऐसे पास कर रहा है एक्सिस, परपेंडिकुलर पास कर रहा है, देखो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बॉल का जितना होगा 4 गुना एक ऑब्जेक्ट, 4 गुना 1 ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो इस एक्सिस से ये जितने डिस्टेंस पर उतना ही डिस्टेंस पर, ये उतना ही डिस्टेंस पर, ये उतना ही डिस्टेंस पर, तो 4 इंटू m इंटू l/√2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा 4 इंटू ml²/2, 2 से 4 कटेगा 2ml², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आ गया 2ml²। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? बताइए कोई परेशानी, दुख, दर्द?
चलिए चलिए, हाँ छुट्टी हो गया, चलो गाओ गाओ गाओ, जाओ घर चल जाओ, छुट्टी हो गई। देखो ये देखिए बेटा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, 3 मास है, एम एम एम, साइड लेंथ है इसका एल, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ऐसे ऐसे घूमेगा, हाँ, तो ये मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आ गया कि नहीं आ गया बताओ, 0। ये मास भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आ गया 0, प्लस m इंटू ये साइड लेंथ l है, तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये होता है 60 डिग्री, ये l है, तो l का वर्टिकल कंपोनेंट l sin 60 ये होगा। आपको पता होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाइट कैसे निकालते हैं, l cos 60, तो ये आ जाएगा l cos 60 का होल स्क्वायर, तो m इंटू एल स्क्वायर cos 60 √3/2 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 3ml स्क्वायर बाई 4, 3ml स्क्वायर बाई 4, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ये बेटा एक कोलैटरल ट्रायंगल है, ये एक मास है, एक मास ये है, एक मास ये है, एक ही प्लेन में रखा है, साइड लेंथ मान लेते हैं ए है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पैरेलल टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर एंड दिस एक्सिस, ये गिवन है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बेटा अच्छे सोचो कि अगर ये डिस्टेंस है साइड का, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो क्या ये डिस्टेंस हो जाएगा a/2? हाँ सर। क्या ये डिस्टेंस हो जाएगा a/2? हाँ सर। ये a/2, ये a/2, इस एक्सिस से अबाउट के निकालोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका तो हो जाएगा 0, क्योंकि ये मास पूरे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, इसका हो जाएगा m इंटू a/2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू a/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा ma स्क्वायर बाई 4 प्लस ma स्क्वायर बाई 4, मतलब ma स्क्वायर बाई 2। आय हाय हाय, ma स्क्वायर बाई 2, बताइए। हा cos 60 sin 60, sin 60 √3/2, आंसर तो सही है ना? वो गलत लिख देता, सॉरी। क्या ये सही है? क्योंकि देखो ना, ऐसे मैं थोड़ा लेट उठा था, मैं बनाना चाह रहा था इक्विलैटरल ट्रायंगल भी, लेकिन बना नहीं पाया, लेकिन मैं पेन से बना देता हूं। चलो मेरे पास स्केचेस है, मैं बना देता हूं। ऐसे देखो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देखिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और एक्सिस कहां से पास कर रहा है, ये एक्सिस ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूमेगा, देखो ना, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूमेगा, ये एक्सिस है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे ऐसे एक्सिस पास कर रहा है, तो भाई ये वाला मास तो एक्सिस पे आ गया, ऐसे ऐसे घूमेगा। बताइए बताइए, मस्त है या नहीं? अब ये देखिए, मान लीजिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन बन रहा है, मैं इसको मिटा के बढ़िया से बनाता हूं, डायग्राम तुम्हारे आंखों के सामने बनाऊंगा ना तो ज्यादा मजा आएगा। चलो ये करो पहले, ये एक सवाल है, 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास m, देखो 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ l, कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ l, ये एक मास है, एक मास यहां है, एक मास यहां है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कॉर्नर पर रख दिया, ये साइड लेंथ है, और यहां से एक्सिस पास करा है। सर एक्सिस कहीं अलग ही जा रहा है, हाँ ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इस एक्सिस के अबाउट, बहुत बढ़िया सर, इस एक्सिस के अबाउट निकालो, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट तो अभी निकाला है, तो इस चारों में से कौन सा आंसर सही हो, निकालिए। तो इस एक्सिस का इसका तो 0, हाँ सर, और इसका देखो ध्यान से, अगर ये l है तो आधा कितना होगा, l/2, तो ये यहां से आधे लेंथ पर ही तो है, देखो l/2, और ये कितने पे, l पे, तो आसान हो गया है। तो इस एक्सिस का अबाउट हमने निकाला ही है। तो चलिए आपको पोल क्रिएट करते हैं 45 सेकेंड का, आप कर ले जाएंगे, है ना बेटा? चलिए बताइए, आराम से करिएगा। तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 1 इज 5/4 ml स्क्वायर, हाँ ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट देखेंगे, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो इसका तो आएगा 0 प्लस m l/2 का होल स्क्वायर होगा इसका, तो इस एक्सिस से ये डिस्टेंस l/2 पर है, प्लस इसका हो जाएगा ml स्क्वायर, तो बिल्कुल आ रहा है 5/4 ml स्क्वायर।
अच्छा ये सही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 2 इज 3/4 ml स्क्वायर। इसके अबाउट इसका और इसका 0, ये √3/2 का होल स्क्वायर, ये भी सही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज 2 ml स्क्वायर। यही मैं समझाना चाह रहा था, ये भी सही है। जैसे ये बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये मास m है, ये मास m है, ये मास m है, साइड लेंथ है। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया साइड लेंथ l है, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से अबाउट देखो, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, देखो ये प्लेन बन रहा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक्सिस है, तो इसका 0 ये l लेंथ पर होगा और ये भी l लेंथ पर होगा। इसके अबाउट हो जाएगा जब ये घूमेगा तो ml स्क्वायर, इसके अबाउट हो जाएगा ml स्क्वायर, मतलब 2 ml स्क्वायर। देखिए तो आंसर क्या जाएगा आपका 4th। मजा आया ये करके? 77% 80% लोगों ने सही किया है, काबिले तारीफ है भाई, बिल्कुल। यू डिजर्व अ मासिव रिस्पेक्ट, नॉट अ छोटा मोटा रिस्पेक्ट, यू डिजर्व अ वेरी मच मासिव रिस्पेक्ट। तो एक करोगे ये वाला, फिर हमने किया ये वाला m। अनंत सवाल बनते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भाई, अनंत सवाल बनते हैं। m साइड लेंथ l, यहां से एक्सिस पास कर रहा है ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, passing through one end, passing through one end, one end perpendicular to plane। प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो? प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो? जैसे मान लो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने लिया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, सॉरी स्क्वायर बनाया, इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे हमने मासेस रख दिए। ओह सॉरी, ये क्या लिया? ये ऐसे किताबें नहीं लेनी भैया, ये किताबें हटवा दी मैंने, सॉरी गलती से आ गया था। ये है मास, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे। तो जब हम कोई एक्सिस प्लेन में लेते हैं तो ऐसे होता है, प्लेन में ऐसे होता है, प्लेन में एक्सिस लेने का मतलब ये है, ये देखिए ये इस प्लेन में एक्सिस लेने का मतलब ये, यहां से एक्सिस पास करेगा, यहां से एक्सिस पास करेगा, यहां से एक्सिस पास करेगा, यहां से एक्सिस पास करेगा। ये सारे कहां से पास कर रहे हैं? प्लेन से। ये प्लेन से, ये प्लेन से, ये प्लेन से, ये प्लेन से। परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या होता है? ये बेटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देखिए ना, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और ये पैरेलल टू द प्लेन है, पैरेलल टू द प्लेन है, पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। समझ गए बात? समझ गए बात? चलिए, तो इसका जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो जिससे पास कर रहा है उसका हो जाएगा 0, दूसरे का हो जाएगा ml स्क्वायर, फिर इसका हो जाएगा ml स्क्वायर, एक हो जाएगा m √2l का होल स्क्वायर। कर लोगे फिर चाचा मोहन? यू विल बी एबल टू डू इट। फिर हमने किया ये वाला m m m m, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास कर रहा है पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू प्लेन मतलब ऐसे घूमेगा। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सर 0 + 0 और m इंटू l/√2 का होल स्क्वायर प्लस m √2 का होल स्क्वायर, तो y बराबर हो जाएगा ml²/2। देखते रहे, ml²/2 प्लस ml²/2, तो ये हो जाएगा ml²। ठीक है क्या? फिर हमने किया ये वाला। सर ये चैप्टर पूरा आप पे डेडिकेटेड है। हाँ देख रहे हैं, एम आर स्क्वायर, अभी तो आएंगे रिंग, डिस्क, स्पेयर, दिस दैट, सब पढ़ेंगे, सबका एम आर स्क्वायर। अब तुम्हें एक बात बताऊं, सुनेगा? एक चीज दिखाऊं, एकदम आते फेफड़ा गुर्दा बाहर निकाल देता हूं, देखते रहो। इस एक्सिस के अबाउट एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, ऐसे इस एक्सिस के अबाउट कर, करना रे झुंझुनिया कर। फिर तो एक काम करना, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना एक बार। कौन से एक्सिस के साथ? इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट।
सॉरी, वो तो उधर भी आ ही जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट निकालना तो एक बार। चलिए, मेहरबान, कदरदान, कूड़ेदान, ध्यान से देखिएगा। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I बराबर ml स्क्वायर। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I बराबर ml स्क्वायर। इसके अबाउट आएगा I बराबर ml स्क्वायर, और ये भी I आएगा I बराबर ml स्क्वायर। सर लेकिन ये तो एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, इससे थीटा एंगल पे रखा है, कि ये थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा? नहीं सर, काहे नहीं करेगा? यही तो सिखाऊंगा, ये थ्योरम है, ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो मैं आपको सिखाऊंगा आज। थ्योरम है भाई साहब, ये थ्योरम है। ये क्या है? ये क्या है? ये थ्योरम है। इसको मैं दूसरे तरीके से प्रूव करके भी दिखाऊंगा, ml स्क्वायर भी आंसर आएगा। हालांकि इसको विजुलाइज करना बहुत मुश्किल है। ये सवाल नीट वाले से नहीं पूछते हैं, क्योंकि नीट वाले होते हैं मंद बुद्धि। सर ये तो समझ आ गया, ये भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे, ये कैसे? तो ये थ्योरम से समझाऊंगा आगे। ये आएगा ml स्क्वायर, मैं प्रूव करूंगा, इसको मैं प्रूव करूंगा। ये ml स्क्वायर ही आएगा। विल प्रूव इट लिख देता हूं, बी विल प्रूव इट, बी विल प्रूव इट, नो वरी, नो वरी, हरी हरी सब हरी, नो वरी। इसको वी विल प्रूव इट, नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, जस्ट गिव टाइम, सम टाइम गिव मी, वी विल प्रूव इट। ठीक, नेक्स्ट देखिए। मान लीजिए कोई एक तुम्हारे शकल के जैसा कोई मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, हम तुम्हारे शकल जैसा ऑब्जेक्ट है ना सर? कैसे? ऐसा तो आदमी का शकल नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, वैसे तो नहीं बेटा, ऐसे जैसे ये एकदम अजीब सा, खराब, बेकार, गंदा डायग्राम नहीं है, मतलब गंदा ज्योमेट्री नहीं इसका, उसी तरीके का, मतलब तुम्हारा शकल जैसा बेकार सा, एकदम घटिया शकल का लिया, चोट लग गया, है ना? अब इस तरह के रैंडम शेप का कोई ऑब्जेक्ट लिया, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे यहां आओगे जब तुम, यहां पे थोड़ा सा, यहां पे सेंटर ऑफ मास, ठीक, यहां पे कैलकुलेट किया, सेंटर ऑफ मास है यहां पे। अब मैं क्या करता हूं कि कोई भी इससे एक्सिस लेता हूं, है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कोई भी, मतलब कोई बहुत सारे एक्सिस लेता हूं परपेंडिकुलर टू प्लेन। जैसे मान ले यहां से एक एक्सिस पास कराया मैंने, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ये, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब इसको छेदता हुआ जा रहा है। एक सेंटर ऑफ मास से लिया, एक मैंने यहां से लिया, तो मैंने दो तीन एक्सिस लिए। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसके अबाउट I2 है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 है। देयर आर सो मेनी एक्सिस। सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट होगा? सबसे कम, सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट होगा? वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम। ऑल एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सारे एक्सिस जब प्लेन के परपेंडिकुलर है, और बहुत सारे एक्सिस में अगर मैं कंपेयर करूं कि किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा कैलकुलेट करके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा आ रहा है, सबसे कम, कम देखना है बस मुझे। सबसे कम देखना है, तो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगा? सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा
सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस है। मान लीजिए कि ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा उसके अबाउट होगा जो सबसे दूर जा रहा है। और जरूरी नहीं है कि मैं एक्सिस सिर्फ पैरेलल लेके, परपेंडिकुलर लेके ही कंपेयर कर सकता हूं। मान लो कि कोई रैंडम शेप का ये ऑब्जेक्ट, रैंडम शेप का ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां पे बेटा इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे है, ठीक, यहां पे सेंटर ऑफ मास है, यहां पे सेंटर ऑफ मास है, देखिए यहां पे सेंटर ऑफ मास है। अब इस सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रहा है, देखिए ऐसे, इस सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रहा है पैरेलल टू द प्लेन, सॉरी पैरेलल टू द प्लेन, मतलब ये पैरेलल टू प्लेन है, पैरेलल टू प्लेन है। एक एक्सिस ये पास कर रहा है, देखिएगा ध्यान से, एक एक्सिस ये पास कर रहा, जो कि कहीं यहां से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पैरेलल टू द प्लेन है। एक एक्सिस मैंने यहां से पास कराया है, ये पैरेलल टू द प्लेन है। तो इसके अबाउट अगर I1, I2 और I3 कंपेयर करूंगा, कंपेयर तभी करूंगा जब तीनों प्लेन से पास कर रहा है, और कंपेयर तभी करूंगा जब तीनों परपेंडिकुलर है। तो तीनों अगर पैरेलल टू द प्लेन है तो यहां पे भी मैं बोलूंगा कि I2 सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इसलिए ये मिनिमम होगा। मतलब कंपेयर हमेशा तब करेंगे जब तीनों एक्सिस पैरेलल हो या तीनों परपेंडिकुलर। यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि ऑल एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या ये कह सकता हूं क्या? हाँ सर, सारे एक्सिस को खुद में कंपेयर करोगे तो पैरेलल टू ईच अदर। यहां भी कह सकता हूं ऑल एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑल एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर। सारे एक्सिस एक दूसरे से तो पैरेलल है ना बेटा, सारे एक्सिस एक दूसरे से तो पैरेलल है ना, सारे एक्सिस एक दूसरे से तो पैरेलल है ना, सारे एक्सिस एक दूसरे से तो पैरेलल है ना। हाँ, तो यहां पे हम डिफाइन करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहां पे एक थ्योरम आता है जिसको हम कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या कहते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या कहता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? कि अगर बहुत सारे एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल पास कर रहे हो, उनमें से अगर एक सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा। बहुत सारा एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल पास कर रहा हो तो जो एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास करेगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा। ये कहता है ये एक्सिस। मतलब जब आप एक्सिस को पैरेलल देख रहे होंगे तो हमें प्लेन से कोई मतलब नहीं है, हम जो एक्सिस प्लॉट कर रहे हैं वो तीनों एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए, या दोनों एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए, या चारों एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए। इसमें बॉडी के प्लेन से कोई मतलब नहीं है। जितने एक्सिस लेते हो सारे एक दूसरे के पैरेलल है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। यहां पे बहुत सारे एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल ले रहे हैं तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। और सबसे ज्यादा